चैप्टर 3 आइंदा 4 दिनों में पुलिस ने केस की तफ्तीश में बहुत तरक्की दिखाई, जिससे उन्होंने अभियुक्त को भी बेख पर न रखा, जो कि उसको त्रस्त करने के लिए, उसका मनोबल गिराने के लिए पुलिस की सोची विचारी मनोवैज्ञानिक मूव थी। पुलिस की पड़ताल से क्योंकि मकवाना को बेख पर नहीं रखा गया था, इसलिए बाजरिया मकवाना में भी बेख पर नहीं था, क्योंकि कर्टसी इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव दिन में एक बार मेरी मकवाना से संक्षिप्त ही सही रोज मुलाकात हुई। शनिवार को दोपहर बाद कदरन विस्तृत मुलाकात का मन बनाकर मैं इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव की शरण में पहुंचा, जिसने एक बार फिर मेरे लाज रखी और मेरी मकवाना से मुलाकात कराना कबूल कर लिया। चंद और भी कबिले जिक्र बातें उसने मुझे बताई। एक बात बताओ, फिर वो बोला। पूछो। मकवाना से पुराने वाकिफ हो? वाकिफ तो पुराना हूँ, तभी जब से कि गोल मार्केट के स्टोर वाली लूट और कत्ल की वारदात वजूद में आई है, लेकिन मेरी वाकफियत कारोबारी है, क्योंकि मकवाना की सिफारिश पर मुलजिम अनिरुद्ध खनाल की बहन नाताशा खनाल मेरी क्लाइंट बनी थी। कहने का मतलब ये है कि जाती तौर पर मैं उसके बारे में खास कुछ नहीं जानता, फिर भी उसकी मौजूदा पोजीशन के बारे में अपना ख्याल तो जाहिर कर सकते हो। कैसा ख्याल? किस बाबत? उसके कातिल होने की बाबत। वो कत्ल करा सकता है। दिल्ली शहर का हर बाशिंदा प्रेशर कुकर की तरह है, जिसका सेफ्टी वाल्व कभी भी फेल हो सकता है और वो फट सकता है। प्रेशर नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ जाए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, यानी कि वो कत्ल करा सकता है। होने को क्या नहीं हो सकता इस फानी दुनिया में? क्यों भाई, सीधा जवाब देना नहीं सीखा? यादव साहब, तुम भूल रहे हो कि वो शख्स मेरा क्लाइंट है। उसने मेरे पर एतबार दिखाया है कि उसके हक में मैं ऐसा कुछ खोज निकालूंगा जो कि उसे बेगुनाह साबित करने में मददगार साबित होगा। मैं अपना पहला कदम ही अपने क्लाइंट को गुनाहगार मानकर उठाऊंगा तो कैसे बीतेगी? ठीक है, मैं जवाब के लिए जोर नहीं देता, लेकिन एक काम करना। क्या? उसे राय देना। अगर वो गुनाहगार है तो गुनाह कबूल करने में ही उसकी गति है। तब मैं भी कोशिश करूंगा कि उसे कम से कम सजा हो, और मैजिस्ट्रेट भी बिरादरी भाई होने के नाते उसका लिहाज करेगा। समझे? हाँ। जाओ, मिलो जाकर। मेरी मकवाना से मुलाकात हुई। मुझे वो पिछले रोज से ज्यादा हल्कान और परेशान लगा। क्या खबर है? वो आशापूर्ण स्वर में बोला। अभी कोई खबर नहीं। मैं खेदपूर्ण स्वर में बोला। उम्मीद है कि कुछ कर सकोगे? क्यों नहीं? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। एक बात बताओ। पूछिए। तुम्हारे ख्याल से मैं कत्ल करा सकता हूँ? कैसा इत्तेफाक है। एंड यही सवाल अभी 5 मिनट पहले इंस्पेक्टर यादव ने मेरे से पूछा था। तुमने क्या जवाब दिया था? वकील साहब, ऐसा सवाल आप मेरे से क्यों पूछते हैं, जिसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता? फिर भी आप वकील हैं, बड़े वकील हैं। आप जैसी दुश्वारी के हवाले कई क्लाइंट आपकी शरण में आए होंगे। वो भी तो आपसे ये सवाल करते होंगे। तब आप क्या जवाब देते थे? कभी किसी को बोला आपने कि हाँ भाई, मेरे ख्याल से तू बराबर कत्ल करा सकता है? वो खामोश रहा। मति भ्रष्ट हो जाए, विवेक से नाता टूट जाए तो ऐसी हरकत कोई भी कर सकता है। अब आप ही बताइए, आपकी मति भ्रष्ट थी? आपका विवेक से नाता टूटा था? नहीं। तो यही मेरा जवाब है। इंस्पेक्टर यादव का आपके लिए मशवरा है कि अपना गुनाह कबूल कर लेने से आप सस्ते छूटेंगे। कौन सा गुनाह? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। फिर भी सवाल करते हैं कि क्या आप कत्ल करा सकते हैं? वो हाइपोथेटिकल सवाल था। मेरा जवाब है, आप बेहतर जानते हैं।
उल्टे आप मुझे बताइए कि क्या आपने कत्ल कराया है? नहीं, जिसकी मर्जी कसम उठवा लो, अग्रवाल के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं। हर बात आपके खिलाफ है। वो ही तो मेरी बदकिस्मती है, उसी वजह से तो मैं गिरफ्तार हूँ। आपकी जानकारी के लिए विष्णु शुक्ला ने पुलिस को एक नया बयान दिया है। अच्छा, अब क्या कहता है वो? वो कहता है पिछले इतवार को आप करनाल पहुँचे थे और जेल में उससे मिले थे। ये क्या बड़ी बात है? ये तो रिकॉर्ड में दर्ज है। जेल में बंद किसी कैदी से, वो भी फांसी की सजा पाए कैदी से, कोई बाहरी आदमी छुप के मिल सकता है? ऐसी मुलाकात क्या कोई चाह कर भी छुपा सकता है? या मैंने छुपाने की कोशिश की? आप सुनिए तो सही। सुन ही तो रहा हूँ। नहीं सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। सॉरी, पहले आपने खुद कहा था कि आपकी उससे मुलाकात की कोई मर्जी नहीं थी। जिस आदमी ने आपको जान से मार डालने की धमकी दी थी, उससे आपका कोई लेना देना नहीं था। फिर भी उससे मिलने आप करनाल पहुंच गए। तब पहुंच गए जबकि आपका भेजा सुबीर निगम उससे मिलके आ भी चुका था। ऐसा क्यों? मुझे उत्सुकता थी। आपको उत्सुकता थी। आपने बोला था ऐसा, इसीलिए आपने निगम को भेजा था। आपका भेजा वो करनाल गया, शुक्ला से मिला, लौटकर आपको रिपोर्ट दी। इतने से आपकी उत्सुकता शांत न हुई? तुम खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हो। मैंने ये भी कहा था कि अपनी मसरूफियात की वजह से मैं करनाल नहीं जा सका था। इतवार सुबह तक मेरी मसरूफियात खत्म हो गई थी, इसलिए चला गया था। वो काम करने चले गए थे जो पहले ही हो चुका था। भाई, समझ लो कि मेरी कॉन्शियस हर्ट कर रही थी। मुझे एहसास हो रहा था कि एक मौत के करीब पहुंचे आदमी की आखिरी ख्वाहिश पर मुझे खुद अमल करना चाहिए था, भले ही मुझे उससे कितनी शिकायत थी। इसलिए इतवार को आप करनाल गए? हाँ। उससे क्या बात हुई? कोई खास बात न हुई, कोई नई बात न हुई। उसने उन्हीं बातों को दोहराया जो कि मैं निगम की जुबानी पहले ही सुन चुका था। वो तो कहता है कि खास बात हुई। क्या खास बात हुई? वो कहता है अपनी उस विजिट के दौरान ही आपने उसके सामने अग्रवाल के कत्ल की बात रखी थी। गलत कहता है। आपके पास मौका था इस पेशकश का। ऐसा मौका औरों के पास भी था। तुम भूल रहे हो कि सोमवार को कोर्ट में मैजिस्ट्रेट 10 बजे पहुंचा था, लेकिन और सब 9:30 बजे ही वहां मौजूद थे और बेरोक टोक एक दूसरे में फ्रीली मिक्स हो रहे थे। उस आधे घंटे के दौरान कोई भी विष्णु शुक्ला से कुछ भी बात कर सकता था, बमय वो पेशकश जो वो कहता है इतवार को करनाल जेल में मैंने की। वो षड्यंत्र रचने के लिए जो प्राइवेसी और खुला वक्त आपको करनाल जेल में हासिल था, वो किसी और को पटियाला हाउस कोर्ट में हासिल नहीं था। मैंने जेल में उसके साथ षड्यंत्र रचा। उसका यही दावा है। कहता है आपने उसके साफ पूछा था कि अग्रवाल को दी धमकी पर क्या वो अभी भी खरा उतर कर दिखाना चाहता था। तुम भूल रहे हो कि वो धमकी मुझे भी थी। आप ऐसा कहते हैं। गलत कहता हूँ? गुस्ताखी माफ, गलत कहते हो सकते हैं। शुक्ला ने अग्रवाल को कोर्ट में शरेआम धमकी दी थी जिसके गवाह थे। ऐसी धमकी उसने आपको भी दी थी, ये सिर्फ आप कहते हैं। गवाह कोई नहीं है। वो हकबकाया सा मेरा मुंह देखने लगा। तुम फिर उसके मुंह से निकला, किसकी तरफ हो भाई? मैं सरासर आपकी तरफ हूँ, इसीलिए आपको हालात से वाकिफ करा रहा हूँ। अच्छा, वो गहरी सांस लेकर बोला, आगे? आपके सवाल के जवाब में शुक्ला ने कहा था कि अगर वो ऐसा कर पाता तो खुशी खुशी मरता। तब वो कहता है कि आपने उसे कहा था कि आप कोर्ट में कार्यवाही के दौरान किसी वक्त उसे एक गन थमा देंगे।
लेकिन उसे वादा करना होगा कि इस बाबत वो अपनी जुबान नहीं खोलेगा। और इडियट नंबर 1 ने, जो कि तुम्हारे पास बैठा है, अपनी ही मिल्कियत गन उसे थमा दी। ये आपकी बहुत स्मार्ट मूव थी, जो कि आपको ही सूझ सकती थी, क्योंकि आप वकील हैं और आपने आला दिमाग पाया है। आप कोई और गन कहीं से मुहैया करते, खुद करते या किसी के जरिए करते, तो वो ही शख्स आपके खिलाफ गवाह बन के खड़ा हो सकता था। ऐसे किसी खतरे से 100% बरी होने के लिए ही आपने अपनी खुद की गन को इस्तेमाल में लाने का फैसला किया। आपने ऑफिस के मेन डोर के लॉक पर और अपनी ऑफिस टेबल के लॉक पर ऐसी खरोंचें खुद बनाई जैसे कि वो काम किसी चोर का हो, जो कि रिवॉल्वर की चोरी के मिशन से ही जबरन आपके ऑफिस में घुसा हो। यूं आपने अपनी खुद की रिवॉल्वर को आलाए कत्ल बन जाने दिया। आपने विष्णु शुक्ला से वादा लिया था कि वो आपकी बाबत अपनी जुबान नहीं खोलेगा। वो कभी ये बात अपनी जुबान पर नहीं लाएगा कि कोर्ट में उसे गन आपने सौंपी थी, इसलिए आपकी तरफ कोई उंगली नहीं उठने वाली थी। पुलिस रिवॉल्वर का रजिस्ट्रेशन ट्रेस करके मालूम करती कि चोरी के स्पष्ट सबूत मिलते, लिहाजा आप पर जरा भी शक करने की जगह पुलिस उस चोर की तलाश में जुट जाती जिसने कि आपके ऑफिस से चोरी करके अदालत में गन शुक्ला को मुहैया कराई और जो उन्हें कभी न मिलता। लेकिन आपकी इतनी ब्रिलियंट स्कीम इसलिए आपके काम न आई क्योंकि शुक्ला ने वादा खिलाफी की। उसे गन मुहैया कराने वाले शख्स के तौर पर डंके की चोट उसने आपका नाम लिया। ये तुम कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, पुलिस कह रही है। गन की बाबत पुलिस की सोच की मैं आपको खबर कर रहा हूँ। मैं आपको खबर कर रहा हूँ कि पुलिस आपकी इस स्मार्ट मूव को भेद चुकी है कि इतना मूर्ख कोई नहीं हो सकता कि अपनी ही गन के आलाए कत्ल बनने का सामान करे। आप तो फिर एक शातिर आला दिमाग वकील हैं। ओह, अब आप देख ही सकते हैं कि पुलिस के पास आपके खिलाफ सब कुछ है सिवाय कत्ल के उद्देश्य के, और इस खाली खाने की पूर्ति आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सुहासिनी मकवाना ने कर दी है। क्या पुलिस ने आपकी पत्नी को सिंगापुर में ट्रेस किया है और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उसका बयान हासिल किया है। मुहावरे की जुबान में कहा जाए तो आपकी बीवी ने आपके ताबूत में आखिरी कील ठोका है। क्या कहा है उसने? उसने मकतूल एडवोकेट एसेल अग्रवाल के साथ अपने अफेयर की बात कबूल की है। कबूल किया है कि इस अरसे से उन दोनों में अवैध संबंध स्थापित थे और अब आपकी बीवी आपसे तलाक चाहती थी ताकि वो आपसे आजाद होकर अग्रवाल से शादी कर पाती। कबूल किया है कि उसकी मंशा की आपको बखूबी खबर थी और तलाक हासिल करने के सिलसिले में ही वो सिंगापुर गई थी। अपने बयान में उसने साफ दर्ज कराया है कि तलाक की बात पर आप बहुत भड़के थे और गरज गरज कर कहने लगे थे, जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामी को। ओह, अब आप बताइए, क्या ये सच नहीं है कि अपनी बीवी के तलाक के इरादे की आपको खबर थी और आपने ये धमकी दी थी कि वो नौबत आने से पहले आप अग्रवाल को जान से मार देंगे? सच है। वो हद तक की चोट खाए और गुस्साए हुए शख्स का प्रलाप था। किसी भी भड़के हुए शख्स की जुबान से ऐसी धमकी निकल सकती है, लेकिन जब गुस्सा उतरता है तो बात आई गई हो जाती है। आपके केस में आई गई न हुई? क्यों न हुई? बराबर हुई। सूबत ये है कि मैंने तलाक के लिए हामी भर दी थी, तभी तो वो आइंदा इंतजाम के लिए सिंगापुर गई थी जहाँ की हमारी शादी हुई थी। वो हामी भी आपकी चाल थी, पत्नी को गुमराह करने की चाल थी। आपने तलाक के लिए हामी भरी थी, लेकिन जैसा कि आप अब कहते हैं, आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। आपकी बीवी ने भी अपने बयान में कहा है कि उसे इस बात का कतई यकीन नहीं आया था कि आपने गुस्सा थूक दिया था।
उसको पूरा शक था कि आपके सिर पर खून सवार था और अग्रवाल की जान को नुकसान पहुंचाने की कोई जुगत करने से आप बाज नहीं आने वाले थे। मकवाना साहब, पुलिस की दरख्वास्त पर आपकी बीवी फौरन इंडिया पहुंच रही है। इंस्पेक्टर यादव का, जिसने की उसके साथ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की थी, कहना है कि गवाह के कटघरे में खड़े होकर जब वो आपके खिलाफ बयान देगी तो अकेला उसका बयान ही आपकी आइंदा जिंदगी पर फुल स्टॉप लगा देने के लिए काफी होगा। ओह, इसलिए उसकी आपको नेक राय है कि अपना गुनाह कबूल कर लेने में ही आपकी गति है। मुझे उसकी राय से इत्तेफाक है, लेकिन मुझे अफसोस है मैं इस राय पर अमल नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कबूल करने लायक गुनाह मैंने नहीं किया है। आपने अग्रवाल को जान से मार डालने की घोषणा की थी, लेकिन एक खास माहौल में। एक जान का क्या है, भड़के हुए लोग तो वंशनाश कर देने की घोषणा करने लगते हैं, लेकिन क्या कोई करता है? कोई तो करता है। वो कोई मैं नहीं हूँ। जब आप भड़के हुए नहीं थे, अग्रवाल की बाबत आपके ख्यालात तब भी कम खतरनाक नहीं थे। जब मैंने आपसे पूछा था कि अग्रवाल कैसा आदमी था तो याद कीजिए आपने किन लफ्जों में उसका खाका मेरे सामने खींचा था। कमीना, खुंदकी, झगड़ालू, यार मार, पीठ में खंजर भौंकने वाला, स्फेरिकल सन ऑफ बिच। याद आया? तब मैं नशे में था। नशे में ही मन के असली उद्गार जुबान पर आते हैं। अब मैं क्या कहूँ? पुलिस को, कोर्ट को विश्वास दिलाना आसान न होगा कि आपने अग्रवाल को जान से मार देने की खाली धमकी जारी की थी, उस पर अमल नहीं किया था। मालूम है, आपके खिलाफ बहुत मजबूत केस है। वो मेरी बदकिस्मती है। अग्रवाल के कत्ल के केस में अगर मेरे को सजा हुई तो ये पहला मौका नहीं होगा जबकि कोर्ट से गलत फैसला हुआ हो और उसने बेगुनाह को सजा सुनाई हो। दुआ कीजिए ऐसा न हो। मैं दुआ करता हूँ, तुम कोशिश करोगे? पूरी। मैंने बतौर पीडी तुम्हें रिटर्न किया है, लेकिन तुम्हारी कोई फीस नहीं भरी, पूछी तक नहीं। क्या चार्ज करते हो? आपको मालूम है? नहीं मालूम। अगर तुम्हारा इशारा नताशा खनाल के केस की तरफ है तो मैंने उससे कभी नहीं पूछा था कि उसका तुम्हारे से क्या आर्थिक समझौता था। 5,000 रोज जमा खर्चे, कम से कम 35,000। कोहली, तुम मुझे इस सांसद से निजात दिला के दिखाओ, मुझे बेगुनाह साबित कर सकने वाला कोई सबूत पैदा करके दिखाओ, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। जी, एडवांस में। मेरी सेक्रेटरी से चेक बनवा के लाना, मैं साइन कर दूंगा। थैंक यू। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो वकील अपने क्लाइंट्स से कहते हैं और वकीलों की तरह मैं अपने क्लाइंट्स से कहता हूँ। क्या? क्लाइंट और पीडी का रिश्ता मरीज और डॉक्टर जैसा होता है। जैसे मरीज को डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, वैसे ही क्लाइंट को पीडी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। जैसे डॉक्टर से रोग के लक्षण छुपाने से मर्ज का गलत निदान हो सकता है और इलाज फायदा करने की जगह नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही पीडी से हकीकत छुपाना जानलेवा साबित हो सकता है। जैसे आई अंडरस्टैंड, आई क्वाइट अंडरस्टैंड, मेरा अग्रवाल के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। दिस इज गॉड्स ट्रूथ। मैं गुनाहगार नहीं हूँ। मैं कुछ परिस्थितिजन्य सबूतों का और विष्णु शुक्ला की गलत बयानी का शिकार हूँ। उसने क्यों आपकी तरफ उंगली उठाई? इसके सिवाय और कोई वजह नहीं हो सकती कि वो मेरे से भी बदला उतारना चाहता था। लेकिन तुम्हें तो इस बात पर यकीन ही नहीं है कि अग्रवाल जैसी धमकी उसने मुझे भी दी थी। मुझे आपकी हर बात पर पूरा यकीन है। आपकी हर बात पर यकीन करना मेरा फर्ज है।
वो बात मैंने आपको ये जताने के लिए कही थी कि आप साबित नहीं कर सकते कि शुक्ला की धमकी की तलवार अग्रवाल की तरह आपके सिर पर भी लटक रही थी। तुम ठीक कह रहे हो। आप कोई वकील करेंगे? नहीं, अपना केस खुद लड़ेंगे? हाँ, मैं खुद उस कमीने शुक्ला को क्रॉस एग्जामिन करूंगा और उससे कुबुलवा के रहूंगा कि उसने झूठ बोला था कि गन उसे मैंने दी थी। मैं ऐसा न कर सका तो मैं समझूंगा मैं कुछ भी वकील नहीं हूँ। मैं आपके आत्मविश्वास की दाद देता हूँ। तुम किसी न किसी तरीके से उस शख्स का पता लगाओ जिसने कि मेरे ऑफिस से मेरी रिवॉल्वर चुराई, क्योंकि शुक्ला को गन सौंपने वाला या तो खुद वो ही शख्स होगा या उसने चोरी किसी दूसरे शख्स के लिए की होगी। जिस शख्स ने गन खुद चोरी की और आगे शुक्ला को सौंपी या किसी चोर से चोरी करवाई और आगे शुक्ला को सौंपी, वो होगा उन्हीं लोगों में तो कोई जो सोमवार सुबह अदालत में मौजूद थे। कोहली, ये तुम्हारे पास बड़ी लीड है। यूं तुम्हारी पड़ताल का दायरा सिकुड़ जाता है। मुझे इस बात का पहले से एहसास है और सोमवार सुबह कोर्ट में मौजूद हर आदमी की पड़ताल पहले से जारी है। That's very good। अभी जाता हूँ। वकील ने सहमति से सिर हिलाया। शाम को मेरे फेवरेट वार कोजी कॉर्नर में मेरी मुकंदलाल से मुलाकात हुई। विस्की पिएगा? मैं बोला, पिलाएगा तो क्यों नहीं पीऊंगा। वो संजीदगी से बोला, लेकिन बाद में, पहले काम की बात। एक बात कहूँ मुकंदलाल? दिल से कह। नौकरी पर बहाली की चिट्ठी मिलते ही तेरे मिजाज में भरी तब्दीली आ गई है। इस तब्दीली का आइंदा बरकरार रखेगा तो सुखी रहेगा। हाँ यार, मेरी मर्जी है तो सही सुखी रहने की। इसलिए मैंने तय किया कि अब कभी रिश्वत नहीं लेगा। लेते पकड़ा नहीं जाऊंगा। लानत, तेरे में क्या तब्दीली आएगी? तू तो कुत्ते की दुम है। मैंने तेरी बात का बुरा नहीं माना क्योंकि तूने सच बात कही। अब छोड़ किस्सा और सुन जो सुनाना चाहता हूँ। सुना। सोमवार सुबह पटियाला हाउस के उस कोर्ट में जिसमें की वारदात हुई थी, 8 जने तो वो मौजूद थे जिनके की तूने मुझे नाम लिखाए थे। एक नौवा तू खुद था लेकिन तेरा जिक्र बेकार है। उनके अलावा वहाँ 6 पुलिस वाले थे, एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही हवलदार। इंस्पेक्टर का नाम तुझे मालूम था कि यादव था। बाकी पुलिसियों के मैंने पता कर लिए थे। और वहाँ मैजिस्ट्रेट और उसका स्टाफ, अर्दली, क्लर्क, स्टेनो वगैरह था। मैजिस्ट्रेट और उसके स्टाफ को मैं खारिज कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर अलग कटघरे में होते हैं और उससे बाहर नहीं आते। एक क्लर्क आता है जो कि गवाह को शपथ दिलवाता है। ठीक, लेकिन शपथ ग्रहण बड़ी हद 1 मिनट का काम होता है जिसे अंजाम देकर वो वापस अपने कटघरे में पहुंच जाता है। ठीक, आगे? इंस्पेक्टर यादव समेत मैंने सारे पुलिस वालों को चेक किया है, बहुत बारीकी से चेक किया है। ऐसी बारीकी से चेक किया है जैसे कोई पुलिस वाला ही कर सकता है। कोहली, मेरा यकीन कर, उनमें से किसी ने गवाह को रिवॉल्वर नहीं सरकाई हो सकती। किया? गोविंद चावला ने भी नहीं। वो एक साधु स्वभाव का आदमी है जो कि जवान बेटे के गम का मारा वैसे ही अधमरा हुआ है। दूसरे, उसकी एजेल अग्रवाल से कोई अदावत नुमाया नहीं। तीसरे, उसका विष्णु शुक्ला से कोई लिंक मुमकिन नहीं। और चौथे, अगर वो यूं किसी की जान लेने का तमन्नाई होता तो अनिरुद्ध खनाल की लेता जिसे कि वो अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार मानता था। वो तब ऐसी कोई कोशिश करता या करवाता जबकि मूल रूप से अनिरुद्ध खनाल पर मुकदमा चला था। ठीक, उसे भी कट किया। आगे? अनिरुद्ध खनाल को भी कट कर जो शख्स उसका संकट मोचन बनकर सामने आया था
जो उसकी बला अपने सिर ले रहा था, उसके साथ वो कत्ल की कोई साजिश कैसे रच सकता था। विष्णु शुक्ला की जान बच गई। पुलिस वालों ने उसकी धुनाई करके ही तसल्ली कर ली, वरना शूटिंग करता वो खुद भी शूट किया जा सकता था। अपने हक में सुनवाई की शुरुआत में ही अनिरुद्ध खनाल शुक्ला का परलोक सिधार जाना कैसे अफोर्ड कर सकता था। आज बहुत सयानी बातें कर रहा है। ठीक है, मैंने उसका नाम भी काटा। बाकी बचे 4 जने। एक डिफेंस का वकील कपिल मकवाना, दूसरा उसका खास आदमी सुबीर निगम, तीसरा मकतूल सरकारी वकील का सहायक राजीव त्यागी और चौथी फैसी मेमसाहब नताशा खनाल। कोहली, इन 4 जनों पर मैंने खास तवज्जो दी है। इनकी मैंने खास पड़ताल की है। नताशा की तो खासुलखास की होगी, ऐसी कोई बात नहीं। लार तो टपकी होगी। लार का क्या है, वो तो सदा ही टपकती है। तू मुझे भटका नहीं यार। सुनता है तो सुन, नहीं तो घूंट लगवा। सुना। अपनी तफ्तीश से मुझे मालूम हुआ है कि कपिल मकवाना की बीवी बहुत हसीन है, बहुत जवान है, खसम से नाखुश रहती है और खसम के हमपेशा एडवोकेट से अग्रवाल से पूरी तरह से फिट है। इन मामलों में तू मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, इसलिए जानता है कि ऐसी बेवफाई खून खराबे की अपने आप में वजह होती है। इसलिए अग्रवाल के कत्ल का सारा षड्यंत्र उसने रचा हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। उसने खुद अपनी रिवॉल्वर चोरी गई होने की स्टेज सेट की हो। आगे बढ़, मैं उतावले स्वर में बोला। वो तेरा क्लाइंट है, इसलिए मुझे उससे आगे बढ़ने को बोल रहा है, यही समझ ले। क्लाइंट को बेगुनाह समझना तेरा फर्ज है। अरे हाँ भई, भले ही वो न हो। अरे उसके जिक्र पर फिर लौट आना, अभी अपनी रिपोर्ट आगे तो सरका। सुबीर निगम के बारे में मुझे पता लगा है कि आपने कॉलेज के जमाने में हॉस्टल में रहता था और तब दूसरे स्टूडेंट्स के कमरों के ताले खोल लेना और उनकी घर से बनवा कर लाई लड्डू पिन्नियाँ वगैरह खा जाना उसका पसंदीदा शगल था। ये हुनर की बात है और कोई हुनर एक बार हाथ में आ जाए तो जाता नहीं। ठीक इसी हुनर पर राजीव त्यागी का भी दावा है। वो भी ताला तोड़ों के खानदान से है, मालूम नहीं, लेकिन वो कैसा भी ताला खोल लेता है। ऐसी कारों के ताले भी जिनके लॉक बर्गलर प्रूफ बताए जाते हैं। बाकी बची नताशा खनाल। इस मामले में क्या वो भी उन्हीं की बहन है? नहीं, शुक्र है, लेकिन उसके पास पालतू कुत्ते जैसा एक जमूरा है जो कि प्रोफेशनल बर्गलर है, 2 बार जेल भी जा चुका है। दिल्ली गणेश, यही नाम है? बताओ तो। दिल्ली गणेश, मुंबई रमेश, कलकत्ता सुरेश, हैदराबाद नागेश, ये कोई नाम हुआ? बहरहाल सुबीर निगम और राजीव त्यागी में से कोई चाहता तो मकवाना के ऑफिस से उसकी रिवॉल्वर खुद चोरी कर सकता था और नताशा खनाल अगर चाहती तो अपने जमूरे दिल्ली गणेश से ये काम करवा सकती थी। हाँ, और कुछ जनरल बातें हैं जो मैंने जानी हैं। जैसे कि सुबीर निगम करोलबाग के होटल सत्कार के एक कमरे में रहता है, गैर शादीशुदा है, रंगीन मिजाज है और अपनी कमाई का काफी सारा हिस्सा नौजवान लड़कियों के साथ तफरीह में उड़ाता है। पहले अपूर्व सेनगुप्ता नाम के एक क्रिमिनल लॉयर के पास काम करता था, जिसका कि उसकी जिंदगी में करजन रोड की आकाशदीप बिल्डिंग में ऑफिस था। ठीक इस शख्स की बाबत एक खास बात और है जो मैं तुझे अलग से बताऊंगा। मंजूर? राजीव त्यागी महत्वाकांक्षी नौजवान है, जहीन है और काबिल वकील बनने के सारे गुण उसमें है। वैसे अग्रवाल का सहायक था, लेकिन अलग से भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की पैनल पर है। अच्छे पैसे कमाता है। सुबीर निगम की तरह वो भी गैर शादीशुदा है,
रंगीन मिजाज है और छोकरीबाजी का शौक रखता है। वो और सुबीर निगम दोनों पुराने दोस्त हैं और एक वक्त दोनों दुबई स्थित वहां की एक शिपिंग कंपनी में लीगल एडवाइजर की नौकरी करते थे। उस दौरान कंपनी के जहाजों पर फोकट में खूब देश विदेश घूमे थे। इतनी मौज की नौकरी छोड़ क्यों दी? छूट गई। किसी वजह से कंपनी को दुबई से अपना बिजनेस वाइंड अप करने का हुक्म हो गया। लिहाजा कभी एक साथ नौकरी कर चुके वो दोनों अब विरोधी खेमों में हैं। एक प्रोसिक्यूशन है तो दूसरा डिफेंस है। इत्तेफाक की बात है, सुबीर निगम तो वकील नहीं है, वकालत करता नहीं है, लेकिन कहता है कि वकालत की डिग्री उसके पास है। आईसी जो लॉ पास कर ले वो ही तो नामी वकील नहीं बन जाता। कितने ही लॉ ग्रेजुएट हैं जो बड़े वकीलों के पास क्लर्की करते हैं। उसने अपने लिए क्लर्की से तो अच्छा ही धंधा चुना। वो तो है, बतौर इन्वेस्टिगेटर उसके मौजूदा एम्प्लॉयर को उसकी बहुत कद्र है और सुना है कि पिछले एम्प्लॉयर को भी बहुत कद्र थी। जरूर होगी। अग्रवाल की मौत से राजीव त्यागी को कोई फायदा है? मेरे से पूछता है। खुद सोच। एक फायदा तो है कि अब वो अपने सीनियर की जगह ले सकता है, लेकिन कोहली ये न तो इतना श्योर सर्टेन फायदा है और न इतना बड़ा फायदा है कि इसके लिए कोई खून में शरीक होने को तैयार हो जाए। कोई और वजह होगी। वो मुस्कराया। यानी कि है? मैं बोला, कोहली इस बार नावे के बारे में तूने मुझे खुली छूट दी है, इसलिए इस बार मैंने बहुत मेहनत की है। मैं शुक्रगुजार हूँ तेरा, हमेशा की तरह। अब बोल। 2 साल पहले दोनों में बहुत सारी तनातनी हो गई थी, जो कि हो सकता है कत्ल की बुनियाद हो। इतने अरसे बाद सेफ दाव इतने अरसे बाद ही लगा होगा। वजह क्या थी तनातनी की? औरत का चक्कर था। सुनने में आया है कि एक बड़ी चिकनी लड़की राजीव त्यागी से फिट थी, जिसे कि उसका सीनियर एलेस अग्रवाल ले उड़ा था। लिहाजा ये आदमी बीवी की तरह ही नहीं, माशूक तरह भी है। ऐसे ही तो लेडीज मैन, लेडी किलर, रंगीला राजा वगैरह नहीं कहलाता। ठीक 40 से ऊपर का बताया जाता है। क्या पता इसी वजह से अभी तक शादी नहीं की। क्यों करेगा? नुक्कड़ पर हर घड़ी दूध मिलता हो तो भैंस कौन बांधता है? लाख रुपए की बात कही। इस डिपार्टमेंट में तू खुद डिग्री होल्डर है, इसलिए इन बातों को तेरे से बेहतर कौन समझ सकता है। अब आखिरी नग की बात कर। आखिरी नग जिसका जिक्र बाकी बच गया, नताशा खनाल। वही। उसकी बाबत अभी मैं कोई खास जानकारी हासिल नहीं कर सका, सिवाय इसके कि वो निजामुद्दीन ईस्ट में एक बड़े फैसी, बड़े कीमती 3 बेडरूम वाले फ्लैट में रहती है और ऐश करती है। ऐसी ऐश करती है जो कोई नौजवान हसीन लड़की ही कर सकती है। मर्दों को ऐसी ऐश कहाँ नसीब होती है। कुछ रहा है? ये कभी कोई पूछने की बात है? अरे कलेजा फूंकता है ऐसी लड़कियों का फैसी स्टाइल देखकर। सालियों को करना धरना कुछ पड़ता नहीं, जरा सी देर पंखे की तरफ मुंह करके टांगे फैलानी पड़ती है कि नोटों की बरसात होने लगती है। तू दुआ कर कि ईश्वर अगले जन्म में तुझे औरत बनाए। भैया सिर्फ औरत बनाए कि दुआ करने से काम नहीं चलेगा। औरत तो मेरी बीवी भी है, बकरी जैसी शक्ल वाली और बेकरी के खमीरे की तरह फूली हुई वैसी छोकरी बनने की दुआ करूंगा, जो शाम को जनपद, लाजपत नगर, साउथ एक्स, ग्रेटर कैलाश वगैरह की मार्केटों में इठलाती फिरती है। जिनमें से कभी कोई हाथ आ जाए तो कच्चा चबा जाऊं, हड्डियां भी न छोड़ूं। शंकर पुलिस वाला है। साले तू रक्षक है कि भक्षक है? अब छोड़ वो किस्सा, मेरा दिल फूंकता है।
तेरी बात को अंडरलाइन करने के लिए और तेरा मूड सुधारने के लिए मैं तुझे एक जोक सुनाता हूँ। सुना। 8 साल की उम्र के 3 बच्चे सड़क पर खेल रहे थे। करीब ही 2 नईनकोर कारें खड़ी थी। एक सांत्रो थी और एक लांसर थी। एक बच्चा बोला, मैं चाहता हूँ मैं बड़ा हूँ तो मेरे जिस्म पर चांदी के बाल उगे, तोड़कर बेचूं तो ये सांत्रो मेरी हो। दूसरा, ज्यादा महत्वाकांक्षी बच्चा बोला, मैं चाहता हूँ मैं बड़ा हूँ तो मेरे जिस्म पर सोने के बाल उगे, तोड़कर बेचूं तो वो लांसर मेरी हो। तीसरा बच्चा चुप रहा। दोनों ने इसरार करके पूछा, क्यों बे, तू चांदी के बाल चाहता है या सोने के? तीसरा बच्चा बोला, मैं बालों जैसे बाल चाहता हूँ, लेकिन सारे जिस्म पर नहीं चाहता, बस एक खास जगह पर चाहता हूँ। ऐसे बाल मेरी बड़ी बहन के हैं और ये दोनों गाड़ियाँ उसकी हैं। एन फिट जोक सुनाया कोहली। ऐसा नोट मर्दों के पास क्यों नहीं होता जो भुनवा लें, खर्च कर लें, फिर साबुत का साबुत, फिर सालम का सालम। मर्जी है ऊपर वाले की, जब ऊपर पहुँचे तो सवाल करना। अभी टाइम है, क्या पता लगता है। अबे शुभ शुभ बोल शाम के वक्त। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अबे क्यों तपा रहा है। जो क्लर्क गवाह को शपथ दिलवाता है, उसके हाथ में लाल कपड़े में लिपटी गीता होती है। वो रिवॉल्वर उम्दा ओट बन सकती है। गवाह जब गीता पर हाथ रखता है तो रिवॉल्वर उसी हाथ में उसे सरकाई जा सकती है। शपथ ग्रहण 1 मिनट का काम होता है, लेकिन ये काम तो पलक झपकते हो सकता है। क्या कहना चाहता है? उस क्लर्क को टटोल, उसकी तरफ खास तवज्जो दे। उसका अग्रवाल के कत्ल से क्या लेना देना? अपना कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन किसी दूसरे शख्स का, जिसका कि लेना देना हो और जिसने महसूस किया हो कि शपथ ग्रहण के वक्त गीता की ओट में से गवाह को रिवॉल्वर सरकाना आसान था, वो मददगार हो सकता है। एन मैजिस्ट्रेट की नाक के नीचे, सबकी नाक के नीचे। तू उस क्लर्क को टटोल। ठीक है, अब मैंने बूझ ली तेरे मन की बात। अभी होता है इंतजाम घूंट का। जीता रह। मैंने ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया। हमने चीयर्स बोला। अब फिर मैं बोला, वो बात बोल जो तू अलग से। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने फोन निकालकर उसकी स्क्रीन पर देखा तो पाया कि वहाँ फ्लैश हुआ नंबर मेरे लिए सर्वदा अपरिचित था। मैंने कॉल रिसीव की। मिस्टर कोहली? आवाज आई। यस, राजीव त्यागी बोलता हूँ। पहचाना? हाँ। मेरा नंबर कैसे जाना? बड़ी मुश्किल से जाना, कई जगह पूछा तो जाना, लेकिन जाना। आई एम सॉरी। मुझे मालूम होता कि तुम्हें मेरे मोबाइल नंबर की जरूरत थी, तो मैं उसे रेडियो मिर्ची पर अनाउंस करवा देता। मजाक कर रहे हो? कैसे याद किया? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज डिनर मेरे साथ करो तो। सॉरी, आज मुमकिन नहीं। तो कल लंच पर। ठीक है। बिग बॉस में, जो अंसल प्लाजा में है, वही। 1 बजे मिलता हूँ। थैंक यू। संबंध विच्छेद हो गया। मैंने मोबाइल जेब के हवाले किया और फिर मुकुंदलाल की तरफ आकर्षित हुआ। अब मैं बोला, वो खास बात बोल जो तू अलग से बताने वाला था। हाँ। वो बोला, मैंने बोला था ना कि सुबीर निगम करोल बाग में सत्कार होटल के एक कमरे में रहता है। हाँ। मैं उस कमरे में घुसा था। अरे कैसे? वो तीसरी मंजिल पर 303 नंबर में है। मैंने वहाँ एक कमरा किराए पर लिया 300 रुपए में, जो कि तू मुझे देगा। दूंगा ना, कसम, बात तो पूरी कर। वो मुझे दूसरी मंजिल पर कमरा दे रहे थे। मैंने बोला नहीं मांगता,
ट्रैफिक का शोर डिस्टर्ब करता था। 7वीं मंजिल पर देने लगे तो मैं बोला इतना ऊपर नहीं, लिफ्ट को कुछ हो जाए तो जान पर आ बननी थी। फिर 3री मंजिल के एक कमरे की पेशकश हुई जो कि 304 था, जिसे कि मैंने फौरन कबूल कर लिया। फिर सुबीर निगम की गैरहाजिरी में दांव लगाकर ताला खोल लिया। तूने, वो शान से हंसा, फिर संजीदा हुआ। दरअसल मेरी ऐसी कोई मर्जी नहीं थी। कमरा तो मैंने इस गरज से किराए पर लिया था कि उसकी देर रात की आवाजाही को ताड़ने के काम आएगा। मैंने तो यूं ही खामखा अपने कमरे की चाबी उसके कमरे के ताले में घुमाई तो वो घूम गई। यूं ताला खुल गया तो मैंने उसे खुदाई फरमान माना और दरवाजा ठेलकर भीतर चला गया। यूं ताला कहीं खुलता है, यूं ही खुला। होटलों के तालों की मास्टर की तो होती है, लेकिन उसका तेरे पास क्या काम? कोहली, ताले चाबी पर सिर धुनेगा या बात सुनेगा? बात सुनूंगा तो सुन। उस जमूरे के कमरे में मुझे 3 चीजें ऐसी दिखाई दी थी जो काबिले जिक्र हैं और जिनसे तेरा कोई मतलब हल हो सकता है। क्या? एक तो गन रखने का लाइसेंस, DCP लाइसेंसिंग, दिल्ली पुलिस का जारी किया हुआ। एंड चौकस, गन भी मिली नहीं, गन वहां नहीं थी। साथ रखता होगा या होगी ही नहीं। बाज लोग किन्हीं ऊंची पहुंच वाले वाकिफकार के चक्कर में लाइसेंस ये सोच के जारी करा लेते हैं कि गन बाद में खरीदेंगे, लेकिन खरीदते नहीं, कई खरीद कर बेच देते हैं, लाइसेंस जारी रहता है। ठीक। दूसरी चीज, एक डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड। वहाँ एक दराज में कार्ड और भी थे जो कि एक रबड़ बैंड से बंधे हुए थे, लेकिन वो कार्ड अलग था। इकलौता कार्ड यूं अलग से रखा होने की वजह से वो मुझे खास लगा, इसलिए तू उसे वहाँ से उड़ा लाया। मैं क्या चोर हूँ? ताला खोल के किसी के कमरे में घुस गया और कहता है, भाड़ में जा। अच्छा अच्छा, क्या अच्छा अच्छा? साला कैसा नाशुक्रा आदमी है तू। मैं क्या अपने किसी फायदे के लिए वहाँ घुसा था जो तू? अब थूक दे गुस्सा वरना नशा नहीं होगा। ये पकड़ साला फटीचर कार्ड। उसने मुझे एक विजिटिंग कार्ड थमाया जिस पर अशोक विहार फेज 1 का एक पता दर्ज था, कई फोन नंबर दर्ज थे और डॉक्टर का नाम डॉक्टर शिखर उपाध्याय दर्ज था। मैंने वो कार्ड संभालकर अपने बटुए में रख लिया। अभी तो भड़क रहा था, फिर मैं बोला, कह रहा था मैं क्या चोर हूँ? तूने कार्ड उड़ा लाया, क्यों कहा? अच्छा भाई, उधार मांग के लाया। पीछे पावती की रसीद रख के लाया, इधर ला, मैं वापस रख के आता हूँ। कैसे करेगा ये काम? पहली बार तो ताला इत्तेफाक से खुल गया, इस बार न खुला तो? तेरे नाशुक्रेपन को देखकर सोच रहा हूँ कि तस्वीर के बारे में तो चुप ही रहूं। तस्वीर? तीसरी आइटम कोई तस्वीर है? अब समझ ले, नहीं है। समझ ले, कोई तीसरी आइटम ही नहीं है, है ना? जो चीज है उसे अब कैसे समझ लूं कि नहीं है? अब बोल, क्या बोलता है उस बाबत? तीसरी आइटम एक पटाखा लड़की की ऐसी तस्वीर थी कि देखने से दिल को कुछ होता था और बड़े रंगीन ख्याल आने लगते थे। साली ऐसी बढ़िया बनी हुई थी जैसे कारखाने में तैयार की गई हो। जो पोशाक वो पहने थी वो उसके कैबरे डांसर या स्ट्रिपर या बारबाला होने की चुगली करती थी। फोटो के निचले हिस्से में लाल रंग के मार्कर से लिखा था, डियर सुबीर निगम को चुंबनों की बौछार के साथ, तान्या वर्गीज, अब्बा, नई दिल्ली। अब्बा जो डिफेंस कॉलोनी में है, वही। बहुत रंगीन जगह है। चक्कर लगा आया, बाहर से देख आया। भीतर घुसने की फीस लगती थी जो मैंने तेरा लिहाज किया कि नहीं भरी।
वैसे मेरा काम बाहर ही हो गया था। वो कैसे? बाहर शो विंडो में एक पोस्टर लगा हुआ था जिस पर उसी लड़की की तस्वीर छपी दिखाई दे रही थी। उस लड़की ने चुंबनों की बौछार के साथ अपनी तस्वीर सुबीर निगम को सौंपी हुई थी। कोहली वो प्रोफेशनल स्टूडियो फोटोग्राफ था जो उस प्रोफेशनल लड़की ने निगम जैसे पता नहीं कितने लोगों को बांटा हुआ होगा। हो सकता है। बहरहाल इससे निगम का किरदार तो उजागर होता है। और किस लिए मैंने उस तस्वीर को अहमियत दी? बहुत अच्छा किया। ला क्या तस्वीर? और क्या? कहाँ है? तेरे पास है, तेरी जेब में। डॉक्टर के विजिटिंग कार्ड को कंपनी दे रही थी। अब तन्हा महसूस कर रही होगी। लेकिन अबे खसम, जब कार्ड निकाल लाया तो ये कोई मानने की बात है कि तस्वीर पीछे छोड़ आया? निकाल। उसने धूर्त भाव से मुस्कुराते हुए तस्वीर मुझे सौंपी। मैंने तस्वीर पर निगाह डाली। मुकुंदलाल ने उसके बारे में जो कहा था ठीक कहा था, लेकिन जो एक बात ठीक नहीं कही थी वो ये थी कि वो पोशाक पहने थी। एक आम साइज के मर्दाना रुमाल को डायगनली फाड़कर उसके 3 टुकड़े किए जाएं, 2 छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक डोरी के जरिए स्तनों पर बांध लिया जाए और तीसरे तिकोने टुकड़े को कहीं और चस्पा पर लिया जाए तो वो रुमाल जनाना पोशाक कहला सकता था। तो वो पोशाक पहने थी। एक तो वो बला की खूबसूरत और जवान, ऊपर से न होने जैसी पोशाक, सॉरी 3 धज्जियां और अभी और ऊपर से ऐसा उत्तेजक पोज की कलेजा मुंह को आता था। ऐसी जिन्स और सुबीर निगम पर मेहरबान तस्वीर और कार्ड वहाँ से निकलकर मैं बोला, तूने अच्छा किया या बुरा किया इस बारे में अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक काम तूने अब करना है। क्या? इस बात पर निगाह रखनी है कि निगम इन दोनों चीजों को गायब पाकर कोई हो हल्ला मचाता है या नहीं। गायब कैसे पाएगा? तस्वीर को क्या वो रोज सुबह धूप की धूनी देता होगा? शायद शाम को भी देता हो, शायद रात को कलेजे से लगाकर सोता हो। कार्ड का क्या करता होगा? कार्ड का ख्याल उसे हो सकता है न आता, लेकिन जब वो एक चीज गायब पाएगा तो उसका ये स्वाभाविक एक्शन होगा कि हर चीज चौकस करेगा। फिर उसे कार्ड के गायब होने की भी खबर लगेगी। वो होटल के स्टाफ को ही ब्लेम करेगा। देखना क्या करता है। फिर तो अभी मुझे होटल में बने रहना होगा। ये भी कोई कहने की बात है। ठीक है। मुकुंदलाल, नताशा के फ्लैट का जिक्र करते हुए भी अभी तूने कहा था कि वो फैसी है, कीमती है, 3 बेडरूम वाला है और वो उसमें ऐश करती है। कहीं उसमें भी तो नहीं घुसा था? लो, और क्या मैं नजूमी हूँ? वहाँ भी ताला खोल लिया? नहीं, वहाँ ऐसे ही काम बन गया। मालकिन की गैरहाजिरी में फ्लैट में पीछे एक मेड होती है जिसने की काल बैल के जवाब में दरवाजा खोला। मैंने उसको बोला मैं कमेटी को दफ्तर से आया था और फ्लैट का हाउस टैक्स निर्धारण के लिए सर्वे करना था, जबकि यूनिट एरिया प्रणाली के तहत ऐसा निर्धारण आजकल मालिक लोग खुद करते हैं। मेड को क्या मालूम? फिर उसने मुझे सारे फ्लैट का चक्कर लगवाया। कोहली, क्या बताऊं तुझे कि मैडम के अपने बेडरूम में कितना ऐश्वर्य फैला हुआ था। रेशमी पर्दे, गोल बेड, साटन की चादरें, परों के तकिए, फर्श पर ये मोटा कालीन की पाव रखो तो टखने तक भीतर धंस जाता था। एक दीवार पर उसकी ये बड़ी तस्वीर जो था तो फोटोग्राफ लेकिन पेंटिंग जान पड़ती थी और जिसमें वो ढकी होने के बावजूद नंगी लगती थी। देखकर कलेजा मुंह को आता था। शुक्र मना कि वहीं गिरकर मर न गया। हाँ यार, और अभी एक बात का जिक्र तो बाकी है। वो कौन सी बात हुई? छत पर शीशे, बेड के एन ऊपर। कोहली,
छत पर शीशों का क्या काम? सोच। हिम्मत नहीं होती, ख्याल करते ही हालत खराब होती है। अभी हो ही रही है। ड्रिंक मंगा। मैंने वेटर को ड्रिंक्स रिपीट करने का इशारा किया। वेटर ने तुरंत ऑर्डर सर्व किया। शैतान को याद करो, एकाएक मुकुंद लाल बोला। शैतान हाजिर। क्या हुआ? मैं सकपकाया। सुबीर निगम हुआ। अभी बार में दाखिल हुआ। मैंने घूमकर प्रवेश द्वार की तरफ देखा तो मेरी उससे निगाह मिली। तत्काल उसके नेत्रों में चमक आई। लंबे डग भरता वो मेरे करीब पहुंचा। चिकना तो वो था ही, उस घड़ी और भी चिकना लग रहा था। शायद शाम को फिर नहाने धोने सजने का आदी था। हेलो, वो मेरे से संबोधित हुआ। फैंसी मीटिंग यू हेयर। हेलो, मैं बोला। बिराजो। वो एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक उड़ती निगाह मुकुंद लाल पर डाली और फिर मेरी तरफ देखा। मेरा दोस्त है। मैं बोला। देहरादून की गाड़ी पकड़नी है इसने, बस जाने ही वाला था। मुकुंद लाल ने प्रतिवाद के लिए मुंह खोला तो मैंने मेज के नीचे से उसका टखना सेंका। मुकुंद लाल ने गुस्से से अपना नया गिलास उठाया, उसे एक ही सांस में खाली किया और उठ खड़ा हुआ। हैप्पी जर्नी। मैं बोला। मसूरी को मेरी नमस्ते कहना और लौटते ही मिलना। उसने जवाब न दिया। भुनभुनाता हुआ वो वहां से रुखसत हो गया। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक मंगाता हूँ। पीछे मैं बोला। क्या पियोगे? तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मैं खुद मंगा लूंगा। अरे, तकल्लुफ कैसा? डेली ड्रिंकर्स को अपनी अपनी पीनी चाहिए। कैसा आदमी था? दिल्ली में रहता था, फिर भी दूसरे को थूक लगाने के मामले में उसके कोई आदर्श ही नहीं थे। तुम्हें मेंटल टेलीपैथी पर विश्वास हो? वो बोला। तो यकीन करना, आज उसी ने काम किया है। मतलब? दोपहर से ही तुमसे मुलाकात की सोच रहा था। 2 बार तुम्हारे ऑफिस में भी फोन किया। मालूम हुआ कि तुमने कल से वहां कदम नहीं रखा था। तुम्हारी सेक्रेटरी से तुम्हारे मोबाइल का नंबर पूछा तो उससे दिया नहीं। यहाँ मैं आज से पहले चंदेक बार ही आया हूँ। पिछली बार को महीने से ऊपर हो गया है। फिर भी देखो कैसे तकदीर यहाँ लाई, जबकि आजकल कनॉट प्लेस बार से और बार वाले रेस्टोरेंट से भरा पड़ा है। क्योंकि आज की तारीख में मेरे से मुलाकात होके रहनी थी। वही तो। वेटर करीब आया तो उसने अपने लिए बकार्डी का ऑर्डर दिया। मेरे से क्यों मिलना चाहते थे? मैंने पूछा। बॉस का हुक्म है। मकवाना साहब ने तुम्हें बतौरी पीडी एंगेज किया है और मेरे को निर्देश दिया है कि मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूं, तुम्हारे साथ काम करूं। क्या हर्ज है? 1 से 2 भले, बल्कि तुम्हारे अंडर काम करूं। मिस्टर कोहली, जब तक ये नामुराद सिलसिला किसी सिरे नहीं लगता, समझ लो तुम मेरे बॉस हो। किस सिरे नहीं लगता? 2 ही तो सिरे हैं, एक सजा वाला, एक रिहाई वाला। जब तक दोनों में से एक काम नहीं हो जाता, मकवाना साहब के हुक्म के जेरेसाया मैं तुम्हारे हवाले हूँ। तुम गलत न समझना, लेकिन मेरे ख्याल से बॉस ने एक पीडी की जगह किसी टॉप के वकील को एंगेज किया होता तो अच्छा होता। भाई, तुम्हारा साहब खुद टॉप का वकील है। इस बारे में एक कहावत है, ए मैन हु इज हिज ओन लायर हैज ए फूल फॉर ए क्लाइंट। मकवाना साहब को बोला ऐसा? अरे नहीं भाई, उनके खिलाफ केस के बारे में तुम्हारी जाती राय क्या है? वही है जो सबकी है, खुद बॉस की भी है। खराब केस है, हर बात उनके खिलाफ है। फिलहाल तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। तुम कोई करिश्मा कर दिखाओ तो जुदा बात है। आलाई कत्ल उनकी मिल्कियत रिवाल्वर होने की ही बात होती तो ये कोई बड़ा मसला न होता।
लेकिन अदालत में कातिल का सबके सामने बेधड़क ये कहना कि रिवॉल्वर उसे बॉस ने दी थी, बड़ा मसला है। रही सही कसर अब बीवी की गवाही ने पूरी कर दी है। अग्रवाल को जान से मार देने की उस धमकी ने पूरी कर दी है जो बॉस ने जारी की थी और जिसकी बीवी ने तस्दीक की है। इनमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जिसे मकवाना साहब नकार सकते हैं। तो अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे? विष्णु शुक्ला को झूठा करार देने पर ही जोर लगाएंगे। मेरे को भी उन्होंने यही बोला था। दूसरी बात जो कदरन उनके हक में है वो ये है कि गन चुराने के लिए ऑफिस के ताले जबरन खोले गए थे। उस बात की पॉलिश पुलिस पहले ही उतार चुकी है। उनका दावा है कि जो किया मकवाना साहब ने खुद किया और पीछे ऐसे निशानात बनाए जिनसे लगता कि वो किसी चोर का काम था। उनका दावा अपनी जगह ठीक है, लेकिन उस दावे का दमखम मकवाना साहब के खिलाफ जाती बाकी बातों में जुड़कर ही है। अपने आप में वो कोई दमदार दावा नहीं है। रिवॉल्वर के बारे में जो पुलिस सोचती है वो सच हो सकता है, तो वो भी सच हो सकता है जो मकवाना साहब कहते हैं। हम पुलिस के साथ नहीं, मकवाना साहब के साथ हैं, इसलिए हम तो यही मानेंगे कि रिवॉल्वर चोरी हुई। हाँ, और चोर ने, न कि मकवाना साहब ने, रिवॉल्वर आगे विष्णु शुक्ला को पास की। बात सुनने में बहुत करारी लगती है भैया, लेकिन इसे साबित करना आसान न होगा। मकवाना साहब का क्रॉस क्वेश्चनिंग का लंबा तजुर्बा उनके काम आया और वो शुक्ला के बयान में शक की कोई गुंजाइश भी पैदा कर पाए तो ये छोटी बात न होगी। शक की गुंजाइश पैदा करने से क्या होगा? बहुत कुछ होगा। कोर्ट में मुजरिम को गिल्टी बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट साबित करके दिखाया जाना होता है। ऐसा अगर न हो पाए तो इसका लाभ मुजरिम को मिलता है। कानून कहता है किसी निर्दोष को दंडित करने से एक दोषी व्यक्ति को बख्श देने का जोखिम उठाना बेहतर होता है। That's good। जैसे तुमने केस के बारे में अपनी जाती राय जाहिर की, वैसे मकवाना साहब के बारे में भी करो तो जरा। उनके बारे में कैसी जाती राय? हालात कुछ भी कह रहे हो, वो गुनहगार हो सकते हैं? नहीं, ये तुम्हारी कंसिडर्ड ओपिनियन है या स्वामी भक्ति है? अब तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो। जवाब दो। मुश्किल सवाल है, मुश्किल से जवाब दो। मैं उनका मुलाजिम हूँ। अपनी मुलाजमत के दौर में जैसा मैंने उन्हें जाना है, परखा है, उसकी बिना पर मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि मकवाना साहब की कत्ल जैसे खतरनाक जुर्म में शिरकत नहीं हो सकती। एक्सट्रीम प्रेशर में कोई भी कुछ भी कर सकता है। एक्सट्रीम प्रेशर कुछ कराता है तो एकाएक कराता है, तब कराता है जब एक्सट्रीम प्रेशर के नीचे दबे आदमी का विवेक से नाता टूट जाता है। अभी जो कुछ हुआ है एक सोची विचारी स्कीम के तहत हुआ है। इसी वजह से मौजूदा केस में मकवाना साहब के हक में टेम्परेरी इंसैनिटी वाली प्ली नहीं चल सकती। यानी कि ये दावा भी नहीं किया जा सकता कि वक्ती तौर पर उनका दिमाग हिल गया था। गुस्से से बिफरता कोई, भीतर से खौलता कोई एकाएक गन निकाले और ठाने गोलियां चलानी शुरू कर दे तो कहा जा सकता है कि वो एकाएक अपना दिमागी तवाजन खो बैठा था। इसलिए वो ऐसा काम कर बैठा था जिसकी गंभीरता को, जिसके विध्वंसकारी परिणाम को वो खुद नहीं समझता था। यहाँ तो एकाएक कुछ भी न हुआ, सब कुछ एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार हुआ। पहले गवाह के साथ षड्यंत्र रचा गया, फिर रिवॉल्वर चोरी की गई या उसके चोरी चले जाने का ड्रामा स्टेज किया गया, फिर उसे गवाह के कब्जे में पहुंचाया गया जिससे कि उसने कत्ल को अंजाम दिया। इस स्टोरी में टेम्परेरी इंसैनिटी की प्ली की कहाँ गुंजाइश है? फिर तो बात का लुब्बोलुआब यही हुआ कि सारा दारोमदार विष्णु शुक्ला के क्रॉस क्वेश्चनिंग में टूटने पर है या तुम्हारे पर है। अगरचे कि तुम बॉस के हक कोई ऐसा सबूत खोज निकालने का करिश्मा कर दिखाओ जो कि किसी की भी कल्पना से परे हो। और क्या? और तुम बोलो।
मैं ही बोलता हूँ। गन हमेशा पास रखते हो। वो चौंका। अनायास उसका हाथ कोट के भीतर बाएं कंधे की तरफ सरका, तत्काल पीछे हटा और फिर वो सामने से कोट को व्यवस्थित करने लगा। मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। कैसे जाना? वो बोला। आई एम ए डिटेक्टिव, रिमेम्बर? कैसे जाना? तुम्हारे कोट के कपड़े का दमखम कमजोर है। पहलू बदलते हो तो शोल्डर होल्स्टर का उभार नुमाया होता है। वो कुछ न बोला। अगर सिर्फ होल्स्टर ही पहने हो, उसमें गन नहीं है, तो मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूँ। है? वो धीरे से बोला। वजह? किसी इमरजेंसी से 2-4 होने के लिए। कैसी इमरजेंसी? कैसी भी। जब से मकवाना साहब गिरफ्तार हुए हैं, मुझे अजीब अजीब अंदेशे सताते रहते हैं। कैसे अंदेशे? जैसे कि मकवाना साहब जैसा बुरा अंजाम किसी और तरीके से मेरा भी हो सकता है। कैसा अंजाम? किस तरीके से? साफ बोलो भई। क्यों पहेलियां बुझाते हो? मेरे ऊपर हमला हो सकता है। खामखा। अब मेरे को ऐसा लगता है तो क्या करूं? मुझे वो सच बोलता न लगा। यूं फायर आर्म्स रखना गैर कानूनी है। मैं बोला। मेरे पास लाइसेंस है। गन अपनी है या मांगे की? अपनी है। वो एकाएक उठ खड़ा हुआ। मैं अब इजाजत चाहता हूँ। अरे ड्रिंक तो खत्म कर लो। उसने एक ही सांस में अपना गिलास खाली कर दिया। चलता हूँ। एक पैग में काम हो जाता है। तुम्हारा? नहीं, लेकिन वो क्या है कि आज मूड नहीं बन रहा। गन के जिक्र से बिगड़ा। खैर, अपना कांटेक्ट नंबर दे के जाओ। उसने मुझे एक विजिटिंग कार्ड सौंपा और यूं वहां से रुखसत हुआ जैसे पीछे से वापस घसीट लिए जाने का अंदेशा हो। उसके जाने के बाद इत्मीनान से मैंने एक सिगरेट सुलगाया। इत्मीनान से विस्की चुस्की। दोनों काम मुकम्मल हुए तो मैंने बिल चुकता किया और वहां से रुखसत हुआ। मैं बाहर पार्किंग में पहुंचा जहां कि मेरी नई जेन खड़ी थी, जहां जेन के हुड से टेक लगाए मुकंद लाल खड़ा था। अरे, मैंने नकली हैरानी जताई। अभी यही है। गाड़ी नहीं पकड़ी देहरादून की। कोहली वो असहाय भाव से गर्दन हिलाता बोला, एक नंबर का हरामी है तू। वो तो मैं हूँ, लेकिन ये कोई वक्त है मेरी तारीफ करने का? तुझे पुलिस में होना चाहिए था। क्यों भला? तेरा टैलेंट काम आ जाता। हरामी होने का? और कौन सा टैलेंट है तेरे में? तू खातिर जमा रख। मैं जिस धंधे में हूँ, मेरा टैलेंट वहाँ भी मेरे बहुत काम आ रहा है। तू साला। क्या मैं साला? तेरे को वहाँ से जाने को बोला। जाने को नहीं बोला, मेरा पत्ता काटा। बिल्कुल गलत। मुझे दफा किया। सादर रुखसत किया। माफ करो बाबा की तरह दफा किया। यार, तू इतना सेंसिटिव कब से हो गया है? तू क्या मुझे बिल्कुल ही अपना मोहताज समझता है? मुझे विस्की पिलाई की हातिम की कब्र पर लात मारी। शांत, शांत। तू क्या समझता है मुर्गा बांग नहीं देगा तो सवेरा नहीं होगा? देख, तूने मुझे मुर्गा कहा, मैंने तेरी बात का बुरा माना। बातें बनाता है। मेरे लाल, वो जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि मैंने उस शख्स से कोई जानकारी निकलवानी थी। तेरी मौजूदगी में वो खुलने वाला नहीं था। ऐसा था तो साफ बोलता। साफ बोलता तो वो भी सुनता। इशारे से बोलता। बोला तो था इशारे से। तूने कोई सच में देहरादून की गाड़ी पकड़नी थी? नहीं। तो फिर? तू साला खरदिमाग इशारे समझता कहाँ है? वो खामोश रहा। अब थूक दे गुस्सा।
और बता यहाँ क्यों खड़ा है? तेरी खबर लेने को खड़ा था, लेकिन तूने तो मेरी खबर ले ली। खैर, खड़ा था तो भला खड़ा था। अब 2 बातें सुन। बोल। कल एक तो उस डॉक्टर को टटोल जिसके बारे में तूने मुझे बताया था, शिखर उपाध्याय को। हाँ, उसके घर का क्लिनिक का चक्कर लगा, मालूम कर कैसा आदमी है और मेडिकल लाइन में क्या उसकी स्पेशलिटी है। हो सके तो ये भी पता कर कि सुबीर निगम उसका पेशेंट है या खामखा ही उसका कार्ड उसके पास था। दूसरी बात बोल। करोल बाग के होटल सत्कार में जो कमरा तूने लिया है वो अभी पीछे हमारे में फैसला हुआ था तेरे कब्जे में रहना है, तो कल 12:45 बजे मुझे वहाँ मिलना। किस लिए? कल बताऊंगा। अब गाड़ी में बैठ, मैं तेरे को तेरे घर के करीब ड्रॉप करता हूँ। इतनी जहमत किस लिए? कोई जहमत नहीं, मैं उधर ही जा रहा हूँ। जीता रह। एक बात और सुन, तेरे काम की है, या तो गुस्सा न किया कर या विस्की न पिया कर। दोनों का तालमेल तेरे लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि एक तो तू मोटा है, ऊपर से पुलिस में है। समझा? उसने संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। फिर मेरे साथ कार में सवार हुआ। रात 11 बजे मैं लाडो सराय पहुंचा, जहां की ओरियंट एक्सप्रेस नाम की वो जगह थी, जहां की रात की उस घड़ी नताशा खनाल ने कहा था कि वो होती थी। वो वहां थी, डांस फ्लोर पर थी, डांस कर रही थी, और डांस में उसका पार्टनर दिल्ली गणेश था। वो काला सूट पहने गुड्डे की तरह सजाजा लग रहा था। डांस करते वक्त उसका सिर नताशा की ठोड़ी तक पहुंच रहा था, लेकिन इस बात की उसे कोई परवाह नहीं दिखाई देती थी। मैं उनके करीब पहुंचा। हेलो नताशा, मैं बोला। हेलो दिल्ली। उसने मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर वितृष्णा के भाव आए। ओह नो, वो बोला। व्हाट? ओह नो, नताशा बोली। मैं बोला कि नहीं बोला कि मेरा एक फ्रेंड इधर आने का था। बोला हनी, बराबर बोला, बट ये किधर बोला कि ये फ्रेंड आने वाला था। और ये फिर मेरे को दिल्ली बोला। तुम्हारा नाम ही तो बोला। मैं बोला गणेश बोलने का है, दिल्ली गणेश बोलने का है, खाली दिल्ली नहीं बोलने का है। क्यों? मेरे को कोई सुधीर बोले, कोहली बोले या सुधीर कोहली बोले, मेरे को कोई फर्क पड़ता है। मैडम को कोई नताशा बोले या मिस खनाल बोले या मिस नताशा खनाल बोले, मैडम को कोई फर्क पड़ता है। बहस नहीं मांगता। तभी बैंड बजना बंद हो गया। डांस करते जोड़ों ने तालियां बजाईं। वो दोनों भी तालियां बजाने की औपचारिकता पूरी करके डांस फ्लोर से टेबलों के तरफ बढ़ने लगे, तो मैं जल्दी से बोला, दिल्ली, आई मीन गणेश, मिस्टर दिल्ली गणेश, मेरे को तुमसे बात करने का है। करो। इधर नहीं तो किधर? जिधर मर्दों की बात बढ़िया होती है। किधर? टॉयलेट में। विद अवर बिजनेस इन अवर हैंड्स। वांदा नहीं। चलो। वो नताशा की तरफ घूमा और जोकर की तरह मुस्कुराता बोला, कमिंग इन ए मिनट डॉल। नताशा ने सहमति में सिर हिलाया। हम दोनों मर्दाना टॉयलेट में पहुंचे, जो कि उस घड़ी खाली था। साले, मैं दांत पीसता बोला, तू आदमी है या लसूड़ा? क्या बोला? वो आंखें निकालता बोला, क्यों उससे चिपका हुआ है? तेरे को क्या प्रॉब्लम है? है मेरे को प्रॉब्लम। मेरे से हूर के पहलू में लंगूर नहीं देखा जाता। अम्माले ओतवने मुंजे पाए। तू नताशा को लंगूर बोला। अबे खोटी अक्ल, नताशा को हूर बोला। और खबरदार जो तामिल में गालियां बकी। तू मेरे को, दिल्ली गणेश को लंगूर बोला।
बराबर बोला, भले ही तू खुद को लंदन गणेश बोल, पेरिस गणेश बोल, टोक्यो गणेश बोल, मैन तेरे को है प्रॉब्लम। मैं दूर करता है। उसने अपने कोट के भीतर की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे जरा देर से सूझा, लेकिन सूझा कि वो क्या करने जा रहा था। मैंने झपट कर उसका कोट से बाहर निकलता हाथ दबोचा। हाथ में गन थी। मैंने जोर से उसका हाथ मरोड़ा और गन अपने कब्जे में कर ली। गन रखता है। मैं बोला, अबे तू बर्गलर है या सुपारी किलर है? तेरी बॉडी को वेंटिलेशन मांगता है। वो फुंफकारता सा बोला, मैं बॉडी में होल बनाना मांगता है। अब कैसे बनाएगा? वो चांस तो तूने खो दिया। या 2 गन रखता है। मैंने उस पर गन तान कर उसका जिस्म टटोला, और हथियार उसके पास नहीं था। फिर मैंने गन का मुआयना किया। 38 कैलिबर। मैं बोला, तू तो वाकई गोबर गणेश है। क्या? ये दिल्ली में प्रोहिबिटिव बोर कहलाता है। आम शहरी के लिए इसका पोजेशन क्राइम है, भले ही उसके पास फायर आर्म्स रखने का लाइसेंस हो। तू अभी गिरफ्तार हो सकता है। सिर्फ ये प्रोहिबिटिव बोर वाली गन पास रखने से गिरफ्तार हो सकता है। मालूम? उसने जवाब न दिया। तू अपनी बॉडी में वेंटिलेशन मांगता है? न, नहीं। गिरफ्तार होना मांगता है? नहीं। तो मेरा कहना मान। क्या करूं? थोड़ी देर के लिए टल, कुतुब तक घूम के आ। मुझे नताशा से बात करने दे। फिर चाहे डीप फ्राई करना था भून के खाना। उसने सहमति में सिर हिलाया और फिर बोला, गन? क्या गन? वापस करो। मैंने गन में से गोलियों की मैगजीन निकालकर उसे सौंपी और बोला, गन नताशा वापस करेगी। ओके ओके। फूट। वो चला गया। मैंने गन को जेब के हवाले किया और बाहर निकला। वो मुझे कहीं दिखाई न दिया। मैं वापस हॉल में पहुंचा। नताशा मुझे डांस फ्लोर के करीब की एक टेबल पर बैठी हाईबाल चुसकती दिखाई दी। मैं उसके सामने जा बैठा। मिस्टर कोहली, कुछ पिएगा? वो बोली, पिएगा। मैं बोला, अभी सिगरेट पिएगा? मैंने अपना डनहिल का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगाने में व्यस्त हुआ। गणेश किधर गया? वो बोली, वॉक करने गया है। ओह नो। वाई ओ नो? यू मिस हिम? बट ऑफ कोर्स। यकीन नहीं होता। क्या जमूरा चुना है तुमने? खुद बोला बर्गलर है, 2 बार जेल जा चुका है। अभी जाने को तड़प रहा है। जाए। क्या वांदा है? पहले वो एक स्पेशल काम करने का है, वो कर ले, फिर जेल जाना सकता, इनहेल जाना सकता, जैसा भी उसका चॉइस हो। नो प्रॉब्लम। स्पेशल काम? मेरे को डायमंड का ब्रेसलेट गिफ्ट करना मांगता है। जब तक वो गोल्डन मोमेंट नहीं आता तब तक मैं इधर बिजी, दिल्ली गणेश के साथ। बट ऑफ कोर्स। यानी कि मैं इधर बेकार आया? बेकार नहीं आया, अर्ली आया। बाई चांस मेरे को मेरा गिफ्ट मिलने से पहले आ गया। बट मैं कंपेंसेट करता है। कंपेंसेट करता है। कैसे कंपेंसेट करता है? उसने अपने हैंड बैग से निकालकर मुझे एक चाबी सौंपी। ये मेरा फ्लैट का चाबी। वो बोला, स्पेयर की। एड्रेस है 10 निजामुद्दीन ईस्ट। निजामुद्दीन किधर? मालूम? मालूम। ईस्ट किधर? मालूम? मालूम। दिल्ली किधर? वो भी मालूम। गुड। गो। चाबी की क्या जरूरत है? अरे मैन, लॉक कैसे ओपन करेगा? उधर मेड है। मेड है? कौन बोला? तुम ही बोला। मैं बोला? कब बोला?
याद नहीं कब बोला, लेकिन बोला। और मुझे मेड की बाबत कैसे मालूम होगा? आई हैव ए डे टाइम मेड। मॉर्निंग में 8 बजे आता है और इवनिंग में 6 बजे जाता है। नाइट में मैं फ्लैट में किसी की प्रेजेंस नहीं मांगता। गवाह कौन मांगता है? क्या बोला? मैडम, मैं आधी रात को तुम्हारे फ्लैट पर जाऊंगा, उधर मेड होगी तो मैं कैसे कंफर्टेबल फील करूंगा? That is one of the points. Secondly, my maid is very attractive. तो मर्द साला हरामी लोग। Always after one thing. उसी के साथ कुची कुची करने लगेगा तो मैं क्या करेगा? मैडम, ये मर्द साला कैरेक्टर वाला हरामी लोग है। मीनिंग, I never kiss a maid when mistress is willing. गुड फॉर यू। मिस्ट्रेस खुश हुआ तो आज से मैं तुम्हारी की क्लब का चार्टर्ड मेंबर हुआ। की क्लब? चाबियों की मिठाई तो खुली बांटती होंगी। ऐसा है तो नहीं? अगर है तो तुमको कोई प्रॉब्लम मिस्टर कोहली? नो प्रॉब्लम मैडम। बहती धारा में 10% की पार्टनरशिप भी हो तो वो सूखे कुएं की मिल्कियत से अच्छी होती है। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं दूसरे तरीके से समझाता है। औरत का दिल दरिया होता है, उसमें बेशुमार किश्तियां तैर सकती है। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। नेवर माइंड। अभी जाता है? जाता है। पहले जमूरे की एक आइटम सौंपता है। कौन सा आइटम? मैंने उसे दिल्ली गणेश से छीनी गन सौंपी। उसने बड़ी दक्षता से गन को थामा, मैगजीन के लिए उसे चेक किया, इस बात पर भवे उठाई कि मैगजीन उसमें नहीं थी, फिर उसे लॉलीपॉप की तरह हैंड बैग में रख लिया। तुम्हें फायर आर्म्स से डर नहीं लगता? मैं बोला, नहीं। डर कैसा? वैसे ये खाली है। फिर डर की बात क्यों करता है? कभी गन हैंडल किया है? अभी किया ना, जब हैंड बैग में रखा। पहले कभी? भरी हुई। नो। नाउ गेट अलार्म। मैं वहां से रुखसत हुआ। निजामुद्दीन में उसका फ्लैट तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत न हुई। मैं निर्विघ्न फ्लैट के प्रवेश द्वार का ताला खोलकर भीतर दाखिल हो गया। यूं वहां की चाबी हाथ लगना मन मांगी मुराद पूरी होने के समान था। मैं बड़े इत्मीनान से वहां का हर कोना खुदरा टटोल सकता था, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो 2 घंटे से पहले वहां नहीं पहुंच पाने वाली थी। सबसे पहले मैं मास्टर बेडरूम में पहुंचा। वर्तमान स्थिति में, जिसे मुझे मिस्ट्रेस बेडरूम कहना चाहिए था, वहाँ पहला ख्याल जो मेरे जहन में आया वो ये था कि मुकुंदलाल ने उसके वैभव को कम करके बयान किया था। मैंने बड़े धीरज से, बड़े यत्न से वहाँ अपना कारोबार शुरू किया। वहाँ एक कोने में एक राइटिंग टेबल थी, जिसके एक दराज में से मेरी दिलचस्पी के काबिल एक चीज बरामद हुई। वो चीज पुरानी चिट्ठियाँ थी, जिनके कई पैकेट उस दराज में थे। बारी बारी मैंने हर पैकेट का मुआयना किया। एक पैकेट सिर्फ राजीव त्यागी की लिखी चिट्ठियों का था, जिनको लिखने की सबसे करीबी तारीख भी 2 साल पुरानी थी। मैं एक कुर्सी पर ढेर हुआ और बारी बारी मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया। वो बहुत गर्म चिट्ठियां थी, जिनमें लिखने वाले ने नताशा के लिए अपना दिल उंडेल दिया था। एक चिट्ठी में एक जगह दर्ज था, मैं फिर कहता हूँ कि ए सेल तुम्हारे काबिल नहीं है और दरख्वास्त करता हूँ कि उसकी बाबत अपना रवैया तब्दील करो। मैं तुम्हारा हितचिंतक हूँ, इसलिए तुम्हारे हर हित अहित की चिंता करना अपना फर्ज मानता हूँ। तुम कहोगी मैं जलता हूँ। मैं कबूल करता हूँ कि जलता हूँ। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो उसका भी मिजाज केरे से कोई जुदा न होता। जब निष्ठा प्रबल हो तो ऐसी जलन होना स्वाभाविक होता है। अपनी निष्ठा के तकाजे से मैं कोई भी कुर्बानी करने को तैयार हूँ, अगरचे कि मुझे यकीन हो कि उस शख्स के इरादे नेक हैं।
और वो तुम्हारे काबिल है। SL यानी कि शंकरलाल। बाकी चिट्ठियों में एक चिट्ठी SL अग्रवाल की भी थी। वो चिट्ठी उसकी फर्म के लेटर हेड पर थी जिस पर हाथ में घसीटा हुआ था। मेरी तरफ से किस्सा खत्म है, अब तुम जानो त्यागी जाने। मैंने वो चिट्ठी और राजीव त्यागी के 2 खास करारे लव लेटर अपनी जेब के हवाले किए और आगे बढ़ा। ये क्या हो रहा है? मैंने चौंक कर सिर उठाया। कूल्हों पर हाथ टिकाए नताशा मेरे सामने खड़ी थी, अपलक मुझे देख रही थी। कुछ नहीं, मैं खिसियाना सा बोला, पढ़ने की तलब पूरी कर रहा था। मेरा पर्सनल लेटर्स पढ़ के जो हाथ आ जाए। मैं तो लिफाफे में चिट्ठी ने हो तो पता पढ़ने लगता हूँ, पोस्टेज स्टैम्प पढ़ने लगता हूँ। मिस्टर कोहली। यस मैडम। When I said you were a son of a bitch, I was mistaken. Is that so? Yes. I correct myself now. You are a dirty, rotten, two-bit, lousy, sneaky son of a bitch. Rose by any other name. तारीफ का शुक्रिया, मैडम। Now get out my sight, okay? मैंने चिट्ठियां फर्श पर गिर जाने दी और उठ खड़ा हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी फैन क्लब की मेंबरशिप इतनी मुख्तसर होगी। एंड माई हाउस। मैं चिट्ठी लिखूंगा। I mean मैं भी चिट्ठी लिखूंगा और मेरी चिट्ठी के सामने देखना ये तमाम चिट्ठियां हनुमान चालीसा जान पड़ेंगी। आउट। राइट अवे। मैं फ्लैट से बाहर निकला, फिर कुछ सोचकर वापस भीतर दाखिल हो गया। वो एक गोली खाने की तैयारी में थी। उसके एक हाथ में गोली थी और दूसरे में पानी का गिलास था। मुझे देखकर उसका मुंह की ओर बढ़ता गोली वाला हाथ रास्ते में ठिठक गया। नाउ व्हाट? वो अप्रसन्न भाव से बोली। शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हो आप। मैं बोला, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। वाट? चाबी। मैंने उसकी दी चाबी पलंग पर उछाल दी कि क्लब का आइडेंटिटी कार्ड लौटाना भूल गया था। वो खामोश रही और अपने जमूरे से डायमंड ब्रेसलेट हथियार लेने में कामयाबी हासिल होने की मुबारकबाद देना भूल गया था। ब्रेसलेट वो उस घड़ी अपनी दाईं कलाई पर पहने थी। उससे हाथ उठाकर उसकी जगमग का आनंद लिया और बोली, पहले दिखाई न दिया। मैं बोला, तभी तो बोला कि मुबारकबाद देना भूल गया था। न भूला होता तो काम अब कर रहा हूँ वो तभी करता। नो, उसने उत्तर न दिया। वो कुछ क्षण अपलक मुझे देखती रही और फिर बर्फ से सर्द लहजे में बोली, मुझे अपने भाई की फिक्र न होती तो ऐसा सीधा करती कि जिंदगी भर याद करते कि कोई मिली थी। सारी स्मार्ट टॉक भूल जाते। अनिरुद्ध के हक में सब कुछ अच्छा हो रहा था कि कत्ल की सूरत में मक्खी पड़ गई। उस साले अग्रवाल ने भी अभी मरना था। तुम कैसी हराम शय हो ये मैं खूब समझ गई हूँ, लेकिन क्या करूँ? मुझे तुम्हारी जरूरत है और जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसलिए जाओ। मैंने तुम्हें माफ किया। मैं भौचक्का सा उसका मुंह देखता रहा। ये तुम बोल रही हो? फिर मेरे मुंह से निकला, हाँ। मैं कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं सुन रहा? नहीं। फर्जी लहजे की वजह? वही जो किसी खास ड्रेस के पीछे होती है, किसी खास हेयर स्टाइल के पीछे होती है, किसी खास मेकअप के पीछे होती है। जैसी इन थिंग मैं अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, उसमें वो लहजा ज्यादा फिट बैठता है। क्या कहने? अच्छा उल्लू बनाया मैडम। वो हंसी। इधर आओ। फिर बोली। मैं उसके करीब पहुंचा। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे चेहरे पर चुंबनों की बौछार कर दी। मेरे तनबदन में आग लग गई। मैंने उसे दबोच किया और पलंग पर ढेर करने की कोशिश की। इजी, वो बोली, इजी।
इजी लव, इजी डज इट। मेरे जुनून को ब्रेक लगी। छोड़ो मुझे, मैंने आदेश का पालन किया। अब जाओ। वो बोली, जाता हूं। मैं हामफता सा बोला, एक आखिरी सवाल। खीर खाने नहीं देनी थी तो चम्मच क्यों मारने दिया? ताकि तुम्हें खीर की लज्जत का अंदाजा हो सके। मादक स्वर में वो बोली, समझो ट्रेलर दिखाया, अब पिक्चर का इंतजार करो। जाओ। क्या पतंगबाज औरत थी। पहले रखा, फिर बांधा, फिर ताना, फिर खींचा और फिर खींचकर छोड़ दिया कि जाओ बेटा लटके रहो। हालात ने कैसा पलटा खाया था। अभी मैं उस पर हावी हो रहा था और अभी वफादार कुत्ते की तरह उसके सामने दुम हिला रहा था। कितना बड़ा उल्लू का पट्टा साबित होता था मर्द औरत की, खूबसूरत औरत की, खूबसूरत नौजवान दिलफरेब औरत की हस्ती के सामने। अगले रोज 1 बजने से 20 मिनट पहले मैं होटल सत्कार के कमरा नंबर 304 पर दस्तक दे रहा था। मुकुंदलाल ने दरवाजा खोला। मैं भीतर दाखिल हुआ तो उसने मेरे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में मौजूद 2 कुर्सियों पर हम आमने सामने बैठ गए। मैंने जेब से डनहिल का पैकेट निकाला तो उसे मशीन की तरह हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने पहले उसे सिगरेट दिया, फिर खुद लिया और फिर दोनों सिगरेट सुलगाए। उसने बड़ी दक्षता से सिगरेट का एक लंबा कश खींचा और फिर बोला, क्या खबर है? तू बोल भई। मैं बोला, खबर तो तेरे पास होनी चाहिए। डॉक्टर के बारे में? हाँ। या भूल गया? कैसे भूल गया? मैं अशोक विहार से तेरे आगे आगे ही यहाँ पहुँचा हूँ। क्या जाना वहाँ से? डॉक्टर शिखर उपाध्याय का क्लिनिक वहाँ रिहायशी इलाके में है। वहाँ पार्क के सामने एक इमारत है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर क्लिनिक है। रहता शक्तिनगर में है। अकेला? क्यों? फैमिली नहीं है। है भी और नहीं भी है। क्या मतलब? विधुर है। 2 जवान लड़के हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं। एक लड़की है जो कि मुंबई में ब्याही है। आईसी। उसकी जो स्पेशलिटी तूने पूछी थी वो कॉस्मेटिक सर्जरी है, जो कि औरतों की खूबसूरती सुधारने के काम आती है। जिस्म के आकर्षक अंगों की मनचाही मरम्मत कराने को कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं और ऐसी मरम्मत में औरतों की ही दिलचस्पी होती है। मर्दों की भी होती है, अलबत्ता औरतों की ज्यादा होती है, इसलिए तेरी बात गलत नहीं है। आजकल मर्द भी चेहरे की झुर्रियाँ छुटवाने के लिए, ज्यादा विस्की पीने से आँखों के नीचे बनी थैलियाँ निकलवाने के लिए और ऐसे कई और कामों के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेते हैं। मुकुंदलाल, तू तो बहुत ज्ञानी हो गया है। सब पता करके आया हूँ। खास थोबड़े पर कोई चोट लगने से निशान बन जाता है या कोई मस्से वस्से निकल आते हैं तो ऐसा डॉक्टर ही तो थोबड़ा ठीक करता है। ऐसे डॉक्टर को तो प्लास्टिक सर्जन कहते हैं। वो भी कहते हैं जो मैं बोला। कॉस्मेटिक सर्जन आजकल के फैशनेबल जमाने से मैच करता हाईफाई नाम है। प्लास्टिक सर्जन से तो ऐसा लगता है जैसे किसी खिलौने बनाने वाले का जिक्र हो। क्या कहने? कोहली, मुझे आज ही पता चला है कि प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक से नहीं होती जबकि टीवी पर मैंने मिथुन चक्रवर्ती की एक पुरानी फिल्म देखी थी जिसमें उसका जेम्स बॉन्ड जैसा रोल था और जिसमें एक लाश के चेहरे के करीब मौजूद प्लास्टिक के टुकड़ों को देखकर वो कहता था कि मरने वाले की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। सुबीर निगम का ऐसे डॉक्टर से क्या लेना देना? मुझे तो कोई लेना देना दिखाई नहीं देता। कुछ पता किया होता। किया था भैया। डॉक्टर के कंपाउंडर को पटाकर सीधे नहीं पट रहा था तो पुलिसिया रोप देने का जोखिम उठाकर मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स का रिकॉर्ड 2-2.5 लाख साल पीछे तक देखा था। उससे सुबीर निगम का नाम नहीं था। ओह, डॉक्टर आजकल पेरिस में है जहां
कि वो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया हुआ है, इसीलिए मैं हिम्मत कर सका। लौटेगा कब? परसों मंगलवार सुबह सवेरे। तो सुबीर निगम का बतौर पेशेंट डॉक्टर के रिकॉर्ड में नाम नहीं था। और मैं क्या बोला? फिर उस कार्ड का सुबीर निगम के पास होने का क्या मतलब? एक मतलब हो सकता है। क्या? कोहली, वो कार्ड दराज में पड़ा था तो इसका ये मतलब तो जरूरी नहीं कि वो निगम के पास था। तो और क्या मतलब है? वो होटल में रहता है। होटल में लोग बाग आते जाते रहते हैं। क्या पता दराज में वो कार्ड कब से पड़ा था? क्या पता निगम को उसकी वहाँ मौजूदगी की खबर भी न हो? दम तो है तेरी बात में। वो दराज के ऐन पिछले हिस्से में पड़ा था। मैंने दराज को पूरा न खोला होता तो वो मुझे दिखाई ही न देता। मैंने तो दराज को इसलिए पूरा खोला था क्योंकि मेरा मकसद वहाँ की तलाशी लेता था, वरना कौन दराज को पूरा खोलता है। ठीक। उसने चोरी गई दोनों चीजों के बारे में कोई हो हल्ला किया? नहीं, अभी तो नहीं किया। अच्छा, रात ज्यादा पी गया होगा, इसलिए तस्वीर के साथ सोना भूल गया होगा, या कोई लाइव आइटम मिल गई होगी। हो सकता है। अकेले आदमी के मिजाज का क्या पता लगता है। उसने सिगरेट का कश खींचा और मैं बोला, और मैंने उस कोर्ट क्लर्क की पड़ताल की है जिसने कार्ड में विष्णु शुक्ला को शपथ दिलवाई थी। उसका नाम राम सेवक है और वो सच में ही राम सेवक है। घंटियां बजाने वाला आदमी है, 2 टाइम मंदिर जाता है। पीतमपुरे में DDA के LIG फ्लैट में रहता है। वहाँ से पटियाला हाउस रोज साइकिल पर जाता है। कोई ऐब नहीं करता, कोई फूंफा नहीं दिखाता। अड़ोस पड़ोस से उसकी बाबत पूछो तो कहते हैं सुदामा है। ऐसे आदमी को तो रिश्वत से नहीं खरीदा जा सकता होगा। उसकी एक प्रॉब्लम है। क्या? 3 बेटियां हैं। पिछले साल अभी एक की शादी हुई है, वो भी घर में बैठी है। क्यों? ससुराल वाले 2 लाख रुपए मांगते हैं। लड़के को बिजनेस में लगाने को चाहिए। गोली लगे ऐसे ससुराल वालों को। मजिस्ट्रेट का मुंशी है, गिरफ्तार करा दे सबको। कहना आसान है भैया। खैर, तू आगे बोल। उसने किसी तरह से 1 लाख रुपए का इंतजाम किया है। उससे आगे उसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन लड़की तभी वापस ससुराल जा पाएगी जबकि उसकी अंटी में 2 लाख रुपए होंगे। मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा 1 लाख रुपया हासिल करने के लिए उस क्लर्क जैसा धार्मिक आदमी भी अधर्म कर सकता है। मजबूरी सब कुछ करा देती है। उससे मजबूरी ने ये कराया कि उसने गीता की ओट में छुपाकर विष्णु शुक्ला को रिवॉल्वर सौंपी। हो सकता है। लाख रुपए की उजरत के बदले में? हाँ। किसने दी होगी? तू सोच। सोचूंगा। तू इस क्लर्क को अभी और टटोल। उससे वाकफियत का कोई जरिया निकाल और फिर उसके साथ दुख सुख बांट। शायद वो खुद ही कुछ बताए। ठीक है, अब बोल। 1:45 बजे मुझे वहाँ मौजूद रहने को क्यों बोला? तू मेरे साथ चल रहा है। कहाँ? ईस्ट पटेल नगर, जहाँ तू बोला कि राजीव त्यागी रहता है। वहाँ किस लिए? वहाँ तू मुझे अपने हुनर की डेमॉन्स्ट्रेशन देगा। क्या करूँगा? मुझे फ्लैट का ताला खोल कर दिखाएगा। पागल हुआ है? मैं क्या ताला तोड़ूं? कुछ तो करतब जानता ही है, वरना बगल के कमरे का ताला कैसे खोल लिया? वो तो मैंने तुझे बताया था। क्या बताया था? इत्तेफाक से इस कमरे की चाबी उस कमरे के ताले में घूम गई थी। इत्तेफाक से? हाँ। आराम से? हाँ। फिर तो दोबारा भी घूम जाएगी। क्या पता? क्यों नहीं पता?
जो काम एक बार बिना विघ्न बाधा के हुआ, वो दोबारा क्यों नहीं होगा? कल तो तुझे ही शक था ताले के दोबारा खुलने पर। खुद कर रहा था कि एक बार तो ताला इत्तेफाक से खुल गया, दोबारा न खुला तो? मैं अपने कल के लफ्ज वापस लेता हूँ। जो काम एक बार हुआ, वो दोबारा जरूर होगा। अब ठीक है, होगा। तो आज चल देखते हैं, होता है कि नहीं। उसने उठने का उमक्रम न किया। अब उठ के खड़ा हो न, वो न उठा। अब हिल भी चुक। तू क्या चाहता है? देखना चाहता हूँ कि इस कमरे की चाबी से बगल के कमरे का ताला खुलता है या नहीं। अगर ताला खुल गया तो कहानी खत्म, न खुला तो क्या? तो जैसे तूने बगल के कमरे का ताला खोला के दिखाया, वैसे तू राजीव त्यागी के फ्लैट का ताला खोलेगा। अबे, मैं पुलिस वाला हूँ, बड़ी मुश्किल से नौकरी पर बहाल हुआ हूँ, वो भी अभी चिट्ठी मिली है। तू मरवाएगा मुझे? यहाँ मर गया था। यहाँ की बात और थी, वहाँ की बात भी और है। खामखा नहीं, खामखा वहाँ कोई पंगा पड़ा तो तेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। तमाम जिम्मेदारी मैं अपने सिर लूंगा। अब हुज्जत बंद कर। ताला खुल चुकने के बाद मैं वहाँ रुकूंगा भी नहीं। मुझे मंजूर है। अब हिल। वो उठकर मेरे साथ हो लिया। मेरी कार में सवार होकर हम ईस्ट पटेल नगर की तरफ रवाना हुए, जो कि वहाँ से ज्यादा दूर न था। मुझे एक सिगरेट दे, एकाएक मुकंदलाल बोला। मैंने उसे पैकेट और लाइटर थमाया। उसने एक सिगरेट सुलगाया, पैकेट और लाइटर सामने डैशबोर्ड पर रखा और फिर तनिक चिंतित भाव से बोला, तेरा इरादा क्या है? हद है भाई, तेरे वाली भी। मैं खींच कर बोला, अभी तक मेरा इरादा तेरी समझ में नहीं आया। तू राजीव त्यागी के फ्लैट को टटोलना चाहता है? हाँ। कोई क्लू हासिल होने की उम्मीद में? हाँ। किसी खास चीज की तलाश में? नहीं। जो मिल जाए। वो घर पर हुआ तो? नहीं होगा। तू भूल रहा है कि आज इतवार है। नहीं भूल रहा हूँ। मुझे गारंटी है वो घर पर नहीं होगा। ऊपर से आ गया तो? ऐसा भी नहीं होगा। कैसे है तुझे गारंटी? मेरी उससे अपॉइंटमेंट है। वो अंसल प्लाजा के बिग बॉस रेस्टोरेंट में बैठा मेरा इंतजार कर रहा है और अंसल प्लाजा यहाँ से मीलों दूर है। ओह, अब हुई तसल्ली? कुछ, लेकिन भीतर में फिर भी नहीं जाने का। बोल तो दिया, मत जाना। कुछ क्षण खामोशी रही। मुकंदलाल, फिर मैं बोला, तुझे याद है कल तूने कहा था कि एसेल अग्रवाल और राजीव त्यागी में 2 साल पहले बहुत भारी तनातनी हो गई थी। तनातनी की वजह तूने औरत का चक्कर बताई थी। बोला था कि एक बड़ी चिकनी लड़की राजीव त्यागी से फिट थी, जिसे कि अग्रवाल ले उड़ा था। हाँ, याद है। क्यों नहीं होगा? इतनी जल्दी भूल जाऊंगा? तूने उस चिकनी लड़की का नाम नहीं बताया था। मालूम होता तो बताता, लेकिन मैं मालूम करने की कोशिश में हूँ। वो कोशिश अब छोड़ दे, क्योंकि अब मुझे मालूम है वो लड़की कौन थी। अच्छा मालूम है? हाँ। कौन थी? नताशा खनाल। अरे, वो लड़की उन मर्दों से फिट थी जो उसके भाई को सजा दिलाने में वजह बने। हाँ, मुझे यकीनी तौर से मालूम है कि राजीव त्यागी नताशा का दीवाना था। नताशा उससे फिट थी। फिर बीच में अग्रवाल टपका। पता नहीं वो शख्स कौन सा मिकनातीसी सुरमा लगाता है कि नताशा उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। त्यागी को ये बात नागवार गुजरी और ये उसके और अग्रवाल के बीच तनातनी की वजह बनी। फिर हालात कुछ ऐसे बने कि अग्रवाल ने नताशा को धक्का दे दिया।
कोई और नताशा मिल गई होगी। हो सकता है। इतना जो कुछ मैंने कहा वो एक स्थापित सत्य है। अलबत्ता ये मुझे नहीं मालूम हो सका कि जब अग्रवाल नताशा से विमुख हुआ तो वो वापस त्यागी के कब्जे में आई या नहीं। अगर तू समझता है कि त्यागी की अग्रवाल से तनातनी आज तक बरकरार थी तो नहीं आई होगी। नहीं आई तभी तो वो मर्डर सस्पेक्ट है। रंजिश खत्म हो गई, तमाम बात आई गई हो गई, तो कत्ल का क्या मतलब। बिल्कुल। तूने कहा कि अगर त्यागी को मर्डर सस्पेक्ट मानना है तो ये मान के चलना होगा कि अग्रवाल के कबाब में हड्डी की तरह बीच में आ टपकने के बाद नताशा हमेशा के लिए त्यागी के हाथ से निकल गई थी, जो कि त्यागी के लिए बड़ा झटका था। इसी वजह से वो बदले की आग में सुलगता रहा था और अग्रवाल से बदला उतारने का कोई मुनासिब मौका हासिल होने का इंतजार करता रहा था। फिर आखिरकार वो मौका उसे बाजरिया विष्णु शुक्ला हासिल हुआ और उसने उस मौके का फायदा उठाया। हो सकता है। लेकिन कोहली, इस बाबत तू मेरी दो बातों का जवाब दे। पूछ। अगर ये बात थी तो विष्णु शुक्ला ने अपनी करतूत के बाद चुप्पी क्यों न साध ली। उसने कपिल मकवाना की तरफ उंगली उठा के उसे क्यों खामखा लपेट लिया। जो घिसी पिटी वजह समझ में आती है वो ये ही है कि जैसे उसने अग्रवाल को धमकी दी थी वैसे मकवाना को भी दी थी। और वजह ये ही हो सकती है कि वो आदतन फसादी आदमी फसाद कर गया। दम नहीं है बात में। दूसरी बात पूछ। तू कहता है अग्रवाल पहले तो नताशा पर ऐसा रीझा कि उसने उसकी त्यागी से यारी छुड़ा दी और फिर खुद भी उसे धक्का दे दिया। हाँ, नताशा ने ये तौहीन झेल ली। उसने धक्का खा लिया। वो जो कहते हैं कि औरत का तिरस्कार करो तो वो शेरनी बन जाती है, वो बात नताशा पर लागू नहीं होती। होनी तो चाहिए। तो तू ये कहना चाहता है अपनी हद तक का बदला लेने के लिए उसने अग्रवाल का खून करवाया। कोई नामुमकिन बात तो नहीं ये। इतना लंबा इंतजार क्यों किया। मजबूरन किया। मौका ही अब हाथ आया। मैं सोचूंगा इस रिस्ट पटेल नगर पहुंच गए हैं। अब बोल आगे किधर जाना है। उसने बोला। हम अपनी मंजिल पर पहुंचे। उसने बड़े आराम से फ्लैट का ताला खोल दिखाया। फिर अपनी वार्निंग के मुताबिक दो वहां से खिसक न गया। वो मेरे साथ भीतर दाखिल हुआ। भीतर उसने चौकीदारी संभाली और मैंने तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान मैंने महसूस किया कि फ्लैट भले ही छोटा था लेकिन बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा हुआ था। राजीव त्यागी नाम का तन्हा शख्स वहाँ बड़े स्टाइल से रहता था। बेडरूम में एक साइड टेबल के दराज में 2 दर्जन कंडोम मौजूद थे, जिससे जान पड़ता था कि आखिर वो इतना तन्हा भी नहीं था। वार्डरोब में तह किए कपड़ों के एक ढेर के नीचे एक 32 कैलिबर की रिवाल्वर पड़ी थी। वार्डरोब में ही बने एक दराज में एक लंबा लिफाफा था जिसमें कि गन रखने का लाइसेंस बंद था। मैंने रिवाल्वर वहां से उठाई और किचन में जाकर वहां के एक टॉप शेल्फ में डिब्बों के पीछे छुपा दी। मुकुंदलाल की मेरी हर हरकत पर निगाह थी। वजह? मुझे गन वहां छुपाता देखकर वो बोला, उसे सबक दिया है। मैं लापरवाही से बोला कि हथियार ताले में बंद करके रखना चाहिए। ताले में ही बंद करके रखा था। हथियार अलग से ताले में बंद करके रखना चाहिए। यहाँ कहीं अलग से ताला लगा मिलता तो तू बोलता मैं उसे भी खोलूं। फिर भी क्या फिर भी? अब छोड़ ना। तू तो बीवियों की तरह पीछे पड़ गया। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मिस्टर कोहली, आवाज आई। यस, राजीव त्यागी बोलता हूँ। हेलो मिस्टर त्यागी, कहाँ रह गए भाई? मैं कब से यहाँ बिग बॉस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यार, मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है। क्या?
खैरियत तो है? नहीं, खैरियत नहीं है। वो मेरे लिए ज्यादा बुरी खबर है। क्या हुआ? मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अरे क्यों? तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट पर अंसल प्लाजा ही आ रहा था कि आफत का मारा मैं रास्ते में एक जवान लड़की को लिफ्ट दे बैठा। रास्ते में वो मुझे लिफ्ट देने की कोशिश करने लगी। मैंने भाव न दिया, गाड़ी रोककर नीचे उतारने की कोशिश की तो चिल्लाने लग गई। इत्तेफाक से उसी घड़ी पुलिस की एक गश्ती गाड़ी उधर से गुजर रही थी। उन्होंने वो नजारा देखा तो मेरे को थाम लिया। अब वो लड़की की सुन रहे हैं, मेरी नहीं सुन रहे। मैं आता हूँ। बोलो कहाँ हो तुम? तुम क्या करोगे आकर? अरे मैं वकील हूँ। ऐसे मामलों में वकील के दखल से केस पेचीदा हो जाता है। मैं खुद भुगत लूंगा। लेकिन सच्चे का बोल बाला, झूठी का मुंह काला होकर रहेगा। लेकिन अब अपॉइंटमेंट तो मजबूरन कैंसिल है। मैं बाद में तुम्हें फोन करूंगा। मैंने संबंध विच्छेद कर दिया और मोबाइल जेब के हवाले किया। कोहली। मुकुंदलाल बोला, कैसा फंटूबाज है साला तू। मैं हंसा। मैं समझता था कि अपनी फंटूबाजी तू लड़कियों पर ही चलाता था। तू तो साला किसी को नहीं बख्शता। अब चल यहाँ से। इस आदमी के पास भी गन निकली। हाँ, गन तो साला झुनझुना हो गया। सबके पास है, लाइसेंस शुदा। और ये हाल तब है जबकि हर कोई कहता है दिल्ली में गन रखने का लाइसेंस बड़ी मुश्किल से मिलता है। यार, तूने गन की जगह क्यों बदली? वजह बोली तो थी मैंने। असल वजह बोल। उसे ये जताने के लिए कि उसकी गैरहाजिरी में उसके फ्लैट में कोई घुसा था। क्यों? ताकि वो मेन डोर पर कोई मजबूत बर्गलर प्रूफ ताला फिट करा सके। साला परोपकारी हरामी। अब हिल। फ्लैट के मेन डोर का ताला बदस्तूर बंद करके हम वहां से रुखसत हुए।